डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप कमाल के हैं। इसी क्षण वुयंग आगे बढ़ी। उनकी आंखों में अनगिनत छोटे छोटे तारे चमक रहे थे जब उन्होंने भार्गव को देखा। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी महिला का स्नेह आकर्षित करने की अधिक संभावना रखता है। अभी अभी हुए प्रतियोगिता के 2 दौरों ने उन्हें कई बार चौंका दिया था, जिससे उनके दिल में स्नेह की भावना पनपने लगी थी। धन्यवाद। झांग दागुआंग आगे बढ़े और भार्गव को प्रणाम किया। जब तान परिवार का भोजनालय उनके गुरु की पीढ़ी तक पहुंचा तो एक शिष्य के विश्वासघात के कारण क्योटो की मुख्य शाखा हाथ से निकल गई, जिससे उनके गुरु अवसाद में मर गए। मुख्य शाखा को पुनः प्राप्त करना झांग दागुआंग के दिल में एक पहाड़ बन गया था, लेकिन जिन शांजों के पाक कौशल वास्तव में असाधारण थे, इसलिए उन्हें कभी भी कार्रवाई करने का उपयुक्त अवसर नहीं मिला। इसके बजाय जिन शांजोंग ने दस्तक दी और लगभग इस आखिरी रेस्तरां को भी छीन लिया। आज सौभाग्य से भार्गव ने हस्तक्षेप किया, जिससे न केवल मोदू शाखा को नुकसान से बचाया बल्कि क्योटो की मुख्य शाखा को भी वापस हासिल कर लिया, जिससे वे भावुक हो गए। संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित रखें। पूर्वज की कला को अभी भी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। भार्गव ने लिन शाओतियान द्वारा दिए गए संपत्ति के दस्तावेज झांग दागुआन को सौंपते हुए गंभीरता से कहा, मैं अपने कौशल को निखारने और पूर्वज की विरासत की रक्षा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। हालांकि श्रीमान भार्गव, आपने इसे वापस जीता है, इसलिए संपत्ति का अधिकार सही मायने में आपका होना चाहिए। ओह, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। इसके अलावा मैं हमारे शिया साम्राज्य का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने कार्रवाई की। ये पूरी तरह से आपके लिए नहीं था। झांग दागुआन की जिद देखकर भार्गव ने सीधे इनकार कर दिया। सिस्टम के साथ उनकी संपत्ति असीमित थी। हालांकि टैन फैमिली कुजीन का व्यवसाय हर साल काफी मुनाफा कमाता था। उनके वर्तमान व्यवसायों की तुलना में ये बिल्कुल अलग था। अगर वो इसे ले भी लेता तो उसके पास इसे संभालने का समय नहीं होता। लेकिन नहीं, मेरे बॉस के अनगिनत व्यवसाय हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सको। चूंकि बॉस ने तुम्हें देने को कहा है तो बस ले लो। इस समय लिन शाओटियन ने झांग दागुआन की बात काट दी। आम लोगों की नज़र में टैन फैमिली कुजीन का मुनाफा वाकई काफ़ी था, लेकिन लिन शाओबेई की नज़र में तो कुछ भी नहीं था। भार्गव की तो बात ही छोड़ो। ओह ठीक है, तो मैं हर महीने अपने मुनाफे का 60% श्री भार्गव को दे दूंगा, झांग दागुआंग ने हठपूर्वक कहा। ठीक है। झांग दागुआंग की हठधर्मिता देखकर भार्गव ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे सीधे सहमत हो गया। हमने खाना खा लिया है, चलो टहलने चलें। इस समय भार्गव ने वुयंग की ओर देखा। वुयंग ने शर्माते हुए सिर हिलाया। ओह, क्या ये भाभी हैं? बॉस का स्वाद तो अच्छा है, सुंदर और सुडौल। मैं ओह बॉस, आपने मुझे क्यों मारा? लिन शाओबेई ने वुयंग को देखा और तुरंत उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन भार्गव ने उसके सिर पर जोर से मारा। ये कैसी बातें हैं? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है? भार्गव ने आंखें घुमाते हुए कहा, अभी अभी मिलने पर उसे भाभी कहना हास्यास्पद है। हालांकि वुयंग का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसका शर्म से सिर सीने पर झुका हुआ था। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो, जिससे भार्गव का दिल धड़कने लगा। बहुत सुंदर होना भी एक तरह की मुसीबत होती है। देखो, ये लड़की शायद फिर से किसी पर मोहित हो गई है। नहीं, तो बॉस, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। मैं आपकी भाभी के साथ आपकी मुलाकात में खलल नहीं डालूंगा। लिन शाओबेई हंसा और भार्गव के सिर पर दूसरी बार थपथपाने का इंतजार किए बिना ही मुड़ा और भाग गया। बदबूदार बच्चा, भार्गव ने मुस्कुराते हुए उसे भागते हुए देखकर गाली दी। हालांकि इस घटना के बाद उन्हें लगा कि यह लड़का मामलों को संभालने में काफी माहिर है। ऐसे अधीनस्थ का छोटी मोटी बातों को निपटाना अच्छा ही लगता था। इसलिए भार्गव वुयंग को लेकर मोदू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर के टिकट काउंटर से निकल गए। जुएई, कॉन्सर्ट के टिकट बिक चुके हैं, अब क्या करें? ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही जाने को कहा था, तुम सुस्त हो। अब हम उन्हें खरीद भी नहीं सकते, है ना? लू जुएई ने अपने सामने खड़ी अपनी सबसे अच्छी दोस्त झांग कियान से शिकायत की। दोनों ने पहले चूजियाई के कॉन्सर्ट के टिकट के लिए सुबह जल्दी ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर आने का प्लान बनाया था। वे दोनों चूजियाई की कट्टर प्रशंसक थीं और उनके किसी भी कॉन्सर्ट को शायद ही कभी मिस करती थीं। हालांकि लू जुएई के घर पर हुई घटना के कारण वह पहले ही 2 कॉन्सर्ट मिस कर चुकी थीं और पहले तो उन्हें लगा कि वह आज का कॉन्सर्ट भी नहीं देख पाएंगी। और आज का कॉन्सर्ट मोदू में चूजियाई का आखिरी कॉन्सर्ट था। इसके बाद ऐसी अफवाहें थीं कि वह कुछ समय के लिए जियांग जा रही हैं। भार्गव के आने से लू जुएई के जीवन में नई जान आ गई थी और उनके पास अतिरिक्त पैसे भी थे। पिछले कुछ दिनों में सभी पारिवारिक मामले सुलझ गए थे।
टिकट बिक्री का एक आखिरी दिन देखकर उन्होंने सुबह ही आकर लाइन में लगने का इंतजाम कर लिया। नतीजतन शायद हाल की परेशानियां अचानक सुलझ जाने के कारण वह बहुत आराम से थीं और देर तक सो गईं। और फिर उसकी मुलाकात उसकी हमेशा अविश्वसनीय रहने वाली सबसे अच्छी दोस्त से हुई। इस तरह दोनों ने टिकट खरीदने का समय पूरी तरह से गंवा दिया। ठीक है, मुझे पता है मैं गलत थी। अब टिकट पाने के बारे में सोचते हैं। यह आखिरी शो है, मैं अभी अभी घूमी थी और टिकट ब्लैक में भी बिक चुके हैं। ओह, क्या हम सच में इसे मिस करने वाले हैं? झांग कियान ने अफसोस जताते हुए कहा। मैं अपने भाई से पूछती हूँ। तुम्हारा भाई, क्या वह टिकट दिलवा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भाई सच में कमाल का है। तेंगलोंग गेम कंपनी में मेरा सिलेक्शन भी मेरे भाई की मदद से ही हुआ था। शायद उसके पास कोई तरीका हो। लू जुई अपने भाई का नाम लेते हुए गर्व से भर उठी। ओह, तो जल्दी पूछो। अगर टिकट मिल गए तो 2 और टिकट ले लो और लिन यूनिक्सी और वांग पेईपाई को भी फोन कर दो। झांग कियान ने उत्सुकता से कहा। लिन यूनिक्सी और वांग पेईपाई तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रूममेट और अच्छी दोस्त भी थीं। जुई, तुम्हें मुझे फ़ोन करने का समय क्यों मिला? कॉफ़ी शॉप में वू यंग से बात कर रहे भार्गव को अपनी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, क्या आज रात चूजियाई के कॉन्सर्ट के टिकट दिलाने के लिए आपके पास कोई जान पहचान है? चूजियाई। भार्गव पहले तो चौंक गए, मना करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें उस लड़की की याद आ गई। तुम उसका कॉन्सर्ट देखना चाहती हो? उन्होंने आगे पूछा। मैं और मेरे दोस्त सब उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन वो इतनी मशहूर है कि कॉन्सर्ट के टिकट मिलना मुश्किल है। हम आज सुबह जल्दी लाइन में लगकर टिकट खरीदने वाले थे, लेकिन देर से उठे। भाई, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? कितने लोग चाहिए? भार्गव ने सीधे पूछा। अरे, झांग कियान और मैं, साथ में लिन यूनिक्सी और वांग पेईपाई, यानी 4 लोग। 4 हों तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं तो 2 भी ठीक हैं। भार्गव की यह बात सुनकर लू जुई का दिल खुशी से भर गया। इसका मतलब था कि मौका था। हालांकि चूजियाई एक शीर्ष स्टार थी और टिकट मिलना वाकई मुश्किल था। उन्हें डर था कि भार्गव को भी एक साथ 4 टिकट मिलना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 टिकट भी ठीक रहेंगे। तुम्हें 4 चाहिए, तो मैं उन्हें फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। पिछली बार उन्होंने मुझे कुछ टिकट दिए थे, लेकिन सिर्फ 3, एक कम। भार्गव ने लापरवाही से कहा। क्या, तुमने कहा कि चूजियाई ने तुम्हें खुद 3 टिकट दिए? और तुम्हारे पास उनका फ़ोन नंबर भी है? अचानक फ़ोन से लू जुई की चीख सुनाई दी, जिससे भार्गव चौंक गए। अरे यार, क्या तुम भूत प्रेतों को बुलाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे बहरा कर दोगे? भाई, क्या आप सच में चूजियाई को जानते हैं? भार्गव के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए लू जुई ने उत्साह से पूछा। हाँ, मैं करता हूँ। मैं पहले तुम्हारे लिए उससे पूछ लूँगा। भार्गव फ़ोन रखने के बाद भार्गव ने सीधे वू यंग की ओर देखा और पूछा, आज रात तुम्हारा कोई प्लान है? अगर नहीं, तो क्या हम साथ में कॉन्सर्ट में चलें? अच्छा रहेगा। वू यंग तुरंत मान गई। भार्गव ने अपने फ़ोन में नंबर ढूंढा, चूजियाई का नंबर निकाला और डायल किया। दूसरी तरफ लू जुई मुस्कुराए और झांग कियान की ओर देखते हुए बोली, वाह, लगता है मेरे भाई चूजियाई को जानते हैं। क्या, सच में? वाह, तुम्हारे भाई कमाल के हैं, वो चूजियाई से भी संपर्क कर सकते हैं। इस अचानक मिली खुशी ने दोनों लड़कियों को बेहद उत्साहित कर दिया। वे अपने फ़ोन पकड़े भार्गव के जवाब का इंतजार करने लगीं। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया शंघाई ऑन द बंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में कॉफ़ी टेबल पर रखा शानदार फ़ोन बज उठा। चूजियाई धीरे धीरे कॉफ़ी टेबल की ओर बढ़ी। कॉलर आईडी देखते ही उन्होंने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो टिल्डर, चूजियाई, मैं भार्गव हूँ। तो आखिरकार तुमने मुझे फ़ोन करने का फ़ैसला कर ही लिया, चूजियाई ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, जिससे भार्गव थोड़ा रुक गया। पिछली बार बिछड़ने के बाद से चूजियाई कई दिनों से अपने फ़ोन के पास बैठी थी। इस लड़के ने एक भी मैसेज नहीं भेजा था, फ़ोन करना तो दूर की बात थी। उसे तो अपनी अदाओं पर भी शक होने लगा था। एक औरत होने के नाते उसे लगा कि वह ज़्यादा पहल नहीं कर सकती, इसलिए वह इंतज़ार करती रही और आखिरकार उस लड़के ने फ़ोन किया। अरे, बात यह है, पिछली बार तुमने मुझे 3 टिकट दिए थे। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टिकट हैं? मेरी बहन और उसकी कुछ सहपाठियां तुम्हारे कॉन्सर्ट में जाना चाहती हैं। तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। भार्गव की बात सुनकर चूजियाई ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर एक सवाल ही पूछ लिया। एक टॉप स्टार और गायिका होने के नाते वह यकीनन दुनिया के हर मर्द की ख्वाहिश थी। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसे पहचान नहीं पाए, जिनमें भार्गव का दोस्त संतोष भी शामिल था, जो उससे मिलने पर बिल्कुल अनजान सा लग रहा था। उस समय ये बात उसके अहंकार को थोड़ी ठेस पहुंचाने वाली थी। ये सुनकर भार्गव ने अपनी आंखें घुमा लीं। सच में, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मुझे बाद में पता चला। मैं आमतौर पर वैरायटी शो वगैरह नहीं देखता, इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इसके लिए माफ़ करना। उन टिकटों के बारे में
भार्गव ने माफी मांगते हुए कहा, टिकटों की चिंता क्यों, जब तुम प्रवेश द्वार पर पहुंचोगी तो मैं सिस्टर किन को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। मैंने तुम्हें जो टिकट दिए थे वे वीआईपी सीटों के लिए थे और आमतौर पर कुछ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होती हैं। मैं आयोजक से तुम्हारे लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए कह दूंगा। तुम्हारे समूह में कुल कितने लोग हैं? हमारे पास पहले से मौजूद 3 टिकटों को छोड़कर हमें 3 और चाहिए। भार्गव ने हिसाब लगाकर जवाब दिया। तुम भी आ रहे हो ना? हाँ, मैं भी, भार्गव ने सच सच जवाब दिया। ठीक है, मुझ पर छोड़ो, पहुंचने पर मुझे फ़ोन कर देना, आज रात मिलते हैं। चूजिए तुरंत मान गई और फिर जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन भार्गव के भी आने की बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और चेहरा लाल हो गया। थोड़ी देर शांत होने के बाद चूजिए ने अपनी सुस्ती छोड़ दी, गुनगुनाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर चल पड़ी। हे जुएई, मैंने चूजिए से बात की। उसने कहा कि वह आज रात हमें प्रवेश द्वार पर लेने के लिए किसी को भेजेगी। क्या वह हमें लेने के लिए किसी को भेज रही है? बहुत बढ़िया, क्या आप भी आ रहे हैं बड़े भाई? हम, एक दोस्त भी हमारे साथ शामिल होगा। चलिए आज रात प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद बड़े भाई, लव यू। लू जुएई ने खुशी से फ़ोन रखा और पास खड़ी झांग कियान को वी साइन दिखाया, जो उत्सुकता से देख रही थी। मेरे भाई ने सब ठीक कर दिया, वो आज रात हमारे साथ आ रहे हैं और चू जियई ने सिस्टर किन को हमें अंदर तक छोड़ने के लिए भेजा है। सिस्टर किन, चू जियई की पर्सनल मैनेजर? जी हाँ, वही। वाह, इसका मतलब है कि आज रात हमें चू जियई का ऑटोग्राफ मिल सकता है। बिल्कुल, हमें उनके साथ फ़ोटो भी मिल सकती है। वाह, ये तो कमाल है। मुझे जल्दी से वांग पेईपाई और दूसरी को बताना होगा। दोनों लड़कियां इस समय बेहद खुश थीं। उन्होंने तुरंत लिन यूनक्सी और वांग पेईपाई को ये खबर दी, जिससे स्वाभाविक रूप से दोनों ने फिर से खुशी से तालियां बजाईं। शाम 7 बजे ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर। भार्गव और वू यंग पहले ही पहुंच चुके थे। पूरा दिन साथ बिताने के बाद उनके रिश्ते में एक और कदम आगे बढ़ गया था। लिन शाओटियन द्वारा भार्गव को अपना बॉस मानने की उत्सुकता भरे सवाल के बाद उसके मन में भार्गव के प्रति और भी अधिक प्रशंसा और हैरानी का भाव जागा। हालांकि वह एकांतप्रिय महिला थी, लेकिन वह जानती थी कि मोदू स्थित लिन समूह एक विशाल कंपनी है। ऐसे बड़े समूह के युवराज का बेशर्मी से भार्गव का अधीनस्थ बनने की इच्छा जताना ये स्पष्ट करता है कि भार्गव की असली पहचान और भी चौंकाने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भार्गव ने उसे उपहारों से नवाजते समय जरा भी संकोच नहीं किया। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वह जानती थी कि ऑनलाइन कुछ तथाकथित बिग ब्रदर्स ऊपर से तो धनी और उदार दिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ केवल गिल्ड रिफ्लक्स टिकटों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, असल में दर्शकों को आकर्षित करने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए दिखावा कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ बिग ब्रदर्स होने का नाटक करने के लिए हर जगह से उधार लेते हैं, जबकि वास्तव में वे गहरे कर्ज में डूबे होते हैं। वह नहीं जानती थी कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है, घमंड या कुछ और उद्देश्यपूर्ण। किसी भी मामले में वह इससे सहमत नहीं हो सकती थी। अपना सिर हिलाते हुए वू यंग के मन में उत्सुकता और घबराहट दोनों थीं। भार्गव की बहन जल्द ही आने वाली थी। क्या वह उसे अपने परिवार से मिलवा रहा था? कितना रोमांचक। वह सोच रही थी कि बाद में मिलने पर भार्गव की बहन उसे पसंद करेगी या नहीं। वह कितनी घबराई हुई थी। अकेले रहने वाले लोग कल्पनाओं में खो जाना पसंद करते हैं, और वू यंग भी इसका अपवाद नहीं थी। जैसे ही वह अपने विचारों को उड़ान दे रही थी, लू जुएई और उसका समूह आ गया। बड़े भाई, भार्गव को दूर से देखकर लू जुएई चिल्लाई और दौड़कर उसके पास गई, झांग कियान और दूसरों को भी अपने साथ खींचते हुए। नमस्ते भाई चेन। झांग कियान और अन्य लोगों ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ये पहली बार था जब वे भार्गव को देख रहे थे, और उन्होंने लू जुएई के भाई को इतना सुंदर होने की उम्मीद नहीं की थी। वह तो शीर्ष स्तर के अभिनेताओं को भी मात दे रहे थे। क्या सब लोग यहाँ हैं? यह मेरी दोस्त वू यंग है, यह मेरी बहन लू जुएई है, और ये उसके सहपाठी और करीबी दोस्त हैं। भार्गव ने परिचय कराया। बहन वो, आप बहुत सुंदर हैं। वू यंग को देखकर लू जुएई ने उन्हें गौर से देखा। उन्हें मानना पड़ा कि वू यंग वाकई बेहद खूबसूरत थीं। वह खुद भी दंग रह गईं। वह खुद को कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मानती थी, लेकिन वू यंग की सुंदरता और कद काठी उनसे किसी भी तरह कम नहीं थी, बल्कि शायद उनसे भी बेहतर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वू यंग में एक ऐसी सौम्य शांति थी जो आजकल की लड़कियों में कम ही देखने को मिलती है। छोटी बहन जुएई, आप भी बहुत सुंदर हैं। अगर मैं लड़का होता तो मैं जरूर आपका दिल जीत लेता। वू यंग ने आश्चर्यजनक रूप से दिल खोलकर तारीफ की, जिससे भार्गव ने उन्हें एक नए नजरिए से देखा। जब से वो उसे जानता था, उसने उसे पहले कभी किसी की तारीफ करते नहीं देखा था। वू यंग और लू जुएई की मुलाकात आश्चर्यजनक रूप से सहज रही। लू जुएई बहुत ही सहज लग रही थी, जिससे वू यंग का तनाव कम हो गया। जल्द ही दोनों महिलाएं आपस में बातें करने लगीं और उनकी आपस में खूब जम गई। ठीक है, समय लगभग खत्म हो गया है।
चलो वीआईपी प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं। मैंने अभी चूजियाई को फ़ोन किया था और उसने कहा कि सिस्टर किन थोड़ी देर में हमसे मिलने आएंगी। इसी क्षण भार्गव ने कहा, और भीड़ की जयकार और उत्साह के बीच वे वीआईपी मार्ग की ओर चल पड़े। लू जुएई, झांग कियान, वांग पेपाई, लिन यूनक्सी, अरे तुम चारों यहाँ क्यों हो? अचानक बगल से एक तीखी कर्कश आवाज आई। सब ने उधर देखा और चारों लड़कियां भौहें चढ़ा बैठीं। वांग जिंगलेई, हम्फ, अगर तुम यहाँ आ सकती हो तो हम क्यों नहीं? वांग जिंगलेई लू जुएई की विश्वविद्यालय की सहपाठी थी। अपने नवधनी परिवार की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर निर्भर रहते हुए वह अपने बीच के गरीब छात्रों को नीचा समझती थी और उन चारों लड़कियों से हमेशा झगड़ती रहती थी। अफवाह थी कि स्नातक होने के बाद उसने एक रुतबे वाले युवा मास्टर से संबंध बना लिया था, जिससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। ओह, क्या तुमने चूजियाई के कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने के लिए कुछ सालों के खाने के पैसे बचाए थे? वांग जिंगलेई ने फिर से ताना मारा। हालांकि जिस गोरे से वह इस समय चिपकी हुई थी वह उसका कथित प्रेमी प्रतीत होता था। इस समय गोरे की धूर्त निगाहें लगातार लू जुएई और अन्य लोगों पर टिकी हुई थीं। खासकर जब उसने लू जुएई और वू यंग को देखा तो उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। लेई, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगी? गोरे ने कहा। भाई हुई, उनका परिचय कराने की क्या जरूरत है? वे तो बस कुछ हारे हुए लोग हैं। उन्हें जानने से तुम्हारा रुतबा गिर जाएगा। वांग जिंगलेई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। महिलाओं, आपके पहनावे को देखकर लगता है कि आपने टिकट नहीं खरीदे हैं। क्या आप मेरे साथ अंदर चलना चाहेंगी? बस एक शब्द कहने से मैं कुछ लोगों को अंदर ले आ सकती हूँ। वांग जिंगलेई की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए ब्लोंडी ने लू जुएई और बाकी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आम टिकट वाले लोग पहले ही टिकट काउंटर पर पहुंच चुके थे। इस प्रवेश द्वार का इस्तेमाल केवल वीआईपी पैसेज से ही किया जा सकता था। उनके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वे यहाँ से अंदर जाने के योग्य नहीं हैं। इसलिए इसका एक ही कारण हो सकता था, उनके पास टिकट नहीं थे, लेकिन वे अपने पसंदीदा कलाकार को देखना चाहती थी, इसलिए वे यहाँ इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें एक झलक मिल जाए। चूंकि वीआईपी पैसेज और स्टाफ प्रवेश द्वार एक साथ थे, इसलिए टिकट न मिलने वाले कई लोग यहाँ इंतजार करते थे, इस उम्मीद में कि परफॉर्मेंस खत्म होने पर और उनके पसंदीदा कलाकार इस रास्ते से निकलते समय उनसे मिल जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास टिकट हैं। भार्गव ने 3 टिकट निकाले और लहराए। छी, सिर्फ 3 टिकट, और तुम इतने लोगों को अंदर ले जाने की उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम खुद को मैं समझते हो? भार्गव को 3 टिकट निकालते देख वह एक पल के लिए हैरान रह गया। ये सचमुच वीआईपी पास थे। हालांकि जब उसने देखा कि सिर्फ 3 ही हैं तो वह फिर से हंसे बिना नहीं रह सका। लेकिन बाकी सब लोग ब्लोंडी को ऐसे देख रहे थे जैसे वह बेवकूफ़ हो। जब भार्गव 3 वीआईपी टिकट निकालकर पूरे समूह को यहाँ ले आया तो कोई भी समझदार व्यक्ति जानता था कि उसने उन सबको अंदर लाने का कोई और तरीका ज़रूर निकाला होगा, नहीं तो वह यहाँ क्यों खड़ा होता। लेकिन ब्लोंडी को उनकी तिरस्कार भरी नज़रों का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। वह लू जुएई की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दफ़ा हो जाओ। भार्गव ने सीधे हाथ बढ़ाया, ब्लोंडी का हाथ पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। आटिल्ड, ब्लोंडी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वह ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर हुई पर हमला करने की? क्या तुम सब निकम्मे हो? यंग मास्टर हुई पर हमला हो रहा है तो तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? अचानक हुए इस दृश्य को समझने में वांग जिंगलेई और बाकी लोगों को काफ़ी देर लगी। फिर वांग जिंगलेई घबराकर चिल्लाया और ब्लोंडी को उठाने के लिए दौड़ा। उसके पीछे खड़े अंगरक्षकों पर चिल्लाते हुए बोला, अरे जाओ, इस बच्ची को पीट पीट कर मार डालो। ब्लोंडी गुस्से से दहाड़ा। हालांकि उसके आदेश पर आगे बढ़े अंगरक्षकों को भार्गव ने 2 सांसें भी लेने से पहले ही लात मारकर दूर फेंक दिया। वे जमीन पर पड़े रो रहे थे, साफ तौर पर उनकी लड़ने की सारी क्षमता खत्म हो चुकी थी। इसके विपरीत भार्गव पूरी तरह से सुरक्षित था और धीरे धीरे ब्लोंडी की ओर बढ़ा, जो अभी भी जमीन पर गिरी पड़ी थी। इस बार ब्लोंडी बहुत डरी हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लिन समूह के लिन शाओतियान का अनुयायी हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। लिन शाओतियान, ये नाम सुनकर भार्गव रुक गया, उसका चेहरा अजीब हो गया। ये प्रतिक्रिया देखकर ब्लोंडी की आंखें चमक उठीं। हालांकि मोदू में उसके परिवार का कुछ रुतबा था, लेकिन वे मध्यम दर्जे के ही थे और उसका नाम बहुत से लोगों को पता नहीं था। लेकिन उसका मालिक अलग था। लिन शाओतियान लिन समूह का युवराज था और उसके दादाजी एक मेजर जनरल थे जो उसका समर्थन करते थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आम लोग नाराज कर सकें। मोदू के कुछ बड़े बड़े व्यापारियों को भी लिन परिवार के सामने झुकना पड़ता था। वह खुद को भाग्यशाली समझता था। उसकी मुलाकात लिन शाओतियान से एक संयोगवश मुलाकात में हुई थी और क्योंकि वे एक जैसे स्वभाव के थे इसलिए वे साथ घूमने लगे। इसलिए वह अक्सर इस बात का जिक्र करता था और यह शायद ही कभी नाकाम होता था।
अब उसने एक बार फिर लिन शाओबेई का नाम लिया और निश्चित रूप से भार्गव चलना बंद कर दिया। अब डर लग रहा है ना? लिन शाओटियन मेरे बड़े भाई हैं, तुम लड़ तो सकते हो लेकिन यंग मास्टर लिन के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। अगर समझदारी है तो माफ़ी मांग लो और फिर अपने बगल में बैठी उन दोनों लड़कियों को यंग मास्टर के साथ एक रात बिताने के लिए भेज दो। तब मामला सुलझ जाएगा, वरना यंग मास्टर लिन को नाराज करने के परिणामों के बारे में अच्छे से सोच लो। इस पल ब्लॉन्डी उछल पड़ा और फिर से अकड़ दिखाने लगा। थप्पड़ टिल्डर, लेकिन इसके बाद उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। अचानक पड़े थप्पड़ से येलो हेयर 360 डिग्री घूमकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय वह थप्पड़ से पूरी तरह स्तब्ध था। शक्तिशाली नाम का आह्वान करने की उसकी आजमाई हुई तरकीब इस बार नाकाम हो गई थी। वह निश्चित रूप से नहीं जानता कि लिन शाओतियान कौन है। यही बात होगी। येलो हेयर खुद को यही जवाब दे सका। लिन शाओतियान भी बाद में इस संगीत कार्यक्रम में आएगा और तब वह भार्गव से निपट सकता है। इसलिए उसने दृढ़ता से अपना चेहरा ढक लिया और चुप हो गया, ये समझते हुए कि एक समझदार व्यक्ति तुरंत हार नहीं मानता। चलो चलते हैं। येलो हेयर को शांत होते देख भार्गव के पास ऐसे मामूली व्यक्ति से उलझने का समय नहीं था। वह तुरंत मुड़ा और वू यंग और अन्य लोगों के साथ वीआईपी पैसेज की ओर चल पड़ा। हालांकि झांग कियान और अन्य लोग बेचैन थे। उन्होंने भी लिन शाओतियान के बारे में सुना था। वह एक शीर्ष स्तरीय संघ का युवराज था। वह मोदू में एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो हवा और बारिश को बुला सकता था। चूंकि भार्गव ने अपने अधीनस्थ को हरा दिया था, इसलिए संभवतः उसे बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लू जुएई ने भी कुछ चिंता के साथ भार्गव की ओर देखा। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई शियोंगफेंग ग्रुप और तेंगलोंग गेम कंपनी का संचालक है और उसकी ताकत लिंग ग्रुप से कम नहीं थी, बल्कि कई मामलों में उससे कहीं अधिक थी। लेकिन लिन शाओतियान को बेहद शक्तिशाली समर्थन प्राप्त था। मोदू में एक कहावत भी थी, पागल युवा स्वामी लिन शाओतियान को उकसाने से बेहतर है नरक के राजा चू झानपेंग को उकसाना। लू जुएई की चिंता को भार्गव ने भाड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा, जिससे लू जुएई को आखिरकार राहत मिली। बचपन से ही लू जुएई को भार्गव पर अटूट विश्वास था। अगर वह कहता कि सब ठीक है तो निश्चित रूप से सब ठीक ही होता था। इस प्रकार लू जुएई के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उनके साथ आए लोगों में से केवल वू यंग को ही पूरा यकीन था कि भार्गव ठीक रहेगा। आखिरकार लिन शाओबेई ने पहले बेशर्मी से भार्गव का पीछा किया था और उन्हें बॉस कहा था। अरे हुईजी, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई जो येलो हेयर के कानों को स्वर्ग के संगीत जैसी लगी। आने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन शाओतियान था। युवा स्वामी लिन, आप आखिरकार आ ही गए। मुझे परेशान किया गया। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। येलो हेयर स्विश की आवाज के साथ उठा, अपने सूजे हुए चेहरे की ओर इशारा करते हुए लिन शाओतियान से शिकायत की। किसी ने मेरे अधीनस्थ को मारने की हिम्मत की। क्या आपने मेरा नाम नहीं लिया? लिन शाओतियान ने भौहें चढ़ाईं। मैंने किया था, लेकिन उस आदमी ने आपकी बिल्कुल अनदेखी की। आपका नाम सुनते ही उसने मुझे और भी जोर से मारा, येलो हेयर ने कहा। जी हाँ, यंग मास्टर लिन। भाई हुई ने कहा कि उसका बड़ा भाई आप हैं, लेकिन उस आदमी ने कहा कि आप कुछ भी नहीं हैं और अगर आप आए तो वह आपको भी पीट देगा। इसी क्षण पास खड़ी वांग जिंगलेई ने आग में घी डाल दिया। येलो हेयर ने उसे तारीफ भरी नज़र से देखा। अच्छा, वह जानती थी कि खेल कैसे खेलना है। बेशर्मी, वह कौन कमीना था? मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनकर लिन शाओटियन सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गया। मोडू में उसके फेस का अपमान करने की हिम्मत करने वाले बहुत कम थे। हुईजी सभी प्रमुख लोगों को जानता था और निश्चित रूप से उन्हें उकसाएगा नहीं। जिसने मारा है वह कोई नया फेस होगा। यंग मास्टर लिन वे ही हैं। मुझे मारने वाला वह लड़का है जो समूह का नेतृत्व कर रहा है। येलो हेयर ने भार्गव और बाकी लोगों की ओर इशारा किया जो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। येलो हेयर के निर्देश का पालन करते हुए लिन शाओटियन तुरंत चौंक गया। वह आकृति इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? तभी उस व्यक्ति ने अपना चेहरा घुमाकर अपने बगल में खड़ी लू जुएई से बात की और ये दृश्य देखकर लिन शाओटियन सदमे से कांप उठा। भार्गव, अच्छा हुआ कि वह अपने आदमियों के साथ जल्दबाजी में नहीं भागा। अगर वह भाग जाता तो भार्गव के साथ उसने जो रिश्ता बड़ी मेहनत से बनाया था, क्या वह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता? ये सोचते हुए लिन शाओटियन ने अपने बगल में खड़े येलो हेयर की ओर देखा। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। युवा स्वामी लिन, जल्दी करो, वे अंदर जाने वाले हैं। चलो उसे रोकते हैं और मार डालते हैं। येलो हेयर पूरी तरह से बेखबर भार्गव को गलियारे के प्रवेश द्वार तक पहुंचते देख तेजी से चिल्लाया। थप्पड़ टिल्डर। येलो हेयर के चेहरे पर तुरंत एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। युवा स्वामी लिन, आप क्या कर रहे हैं? येलो हेयर थप्पड़ से फिर से चौंक गया। क्या हो रहा था? युवा स्वामी लिन उसे क्यों मार रहे थे? तेरी माँ की ऐसी तैसी। क्या तू मुझे मरवाना चाहता है?
थप्पड़ टिल्ड। इतना कहते हुए लिन शाओटियन ने एक और थप्पड़ मारा। युवा स्वामी लिन, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या हम उस बच्चे को मारने वाले नहीं थे? पीले बालों वाला लड़का पूरी तरह से हैरान और लगभग रोते हुए चिल्लाया। आखिर हो क्या रहा था? क्या उन्हें भार्गव को नहीं मारना था? युवा स्वामी लिन उसे पागलों की तरह क्यों मार रहे थे? तेरा सिर काट दूं। क्या तुझे पता भी है कि वो कौन है? लिन शाओटियन गुस्से से दहाड़ा। कौन है? पीले बालों वाले लड़के ने कांपते हुए पूछा। उसके दिल में एक अशुभ भावना भर गई थी। वो मेरा बॉस भार्गव है। धिक्कार है, मेरे दादाजी को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे निपटूं? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अपनी माँ को गाली दो, उसे पीट पीट कर मार डालो। लिन शाओटियन की ये बात सुनकर पीले बालों वाले को लगा मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। दया की भीख मांगने से पहले ही लिन शाओटियन के साथियों ने उसे घेर लिया और लगातार चीखते चिल्लाते हुए उसे लात घूंसे मारने लगे। लिन शाओटियन को अभी भी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए वह दौड़कर उसके पास गया और उसे कुछ लातें मारी। धिक्कार है, इस बदमाश ने तो उसे लगभग मार ही डाला था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने बॉस की कुछ तस्वीरें छपवानी होंगी ताकि उसके मातहत उन्हें पहचान सके। कहीं ऐसा न हो कि वे फिर से उसकी जान लेने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास न्याय की गुहार लगाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यही सोचते हुए उसने कुछ और लातें मारी, जिससे पीले बालों वाला दर्द से चीख उठा। इस शोर शराबे ने भार्गव और उसके साथियों का ध्यान खींचा और वे तुरंत उधर देखने लगे। ये देखकर लिन शाओटियन तुरंत जोश में दौड़कर उनके पास पहुंचा। बॉस, हाँ, क्या आप और भाभी भी कॉन्सर्ट के लिए यहाँ आए हैं? ये लोग कौन हैं? लिन शाओटियन के उसे इस नाम से पुकारते ही वू यंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लू जुएई ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भाभी, क्या ये भाई हो सकते हैं? वू यंग के शर्मीले चेहरे को देखकर और ये देखकर कि उसके भाई ने इस बात का खंडन नहीं किया, लू जुएई को कुछ समझ आ गया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पिछली मुलाकातों से ही वू यंग का सौम्य और सभ्य स्वभाव लू जुएई को बहुत अच्छा लगा था। साथ ही वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। लड़की होने के बावजूद लू जुएई को वो आकर्षक लगी। ऐसा लग रहा था कि वो उसके भाई के लिए एक बहुत ही उपयुक्त प्रेमिका है। ये मेरी छोटी बहन है और ये उसकी सहेलियां और सहपाठी हैं, भार्गव ने परिचय कराया। ओह, तो आप हैं बड़ी भाभी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं लिन शाओटियन हूँ। अगर बॉस व्यस्त हों और आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझसे संपर्क कर लेना। मोदू में अभी भी मेरा प्रभाव है। भार्गव की बातें सुनकर लिन शाओटियन तुरंत लू जुएई की चापलूसी करने लगा। उसकी नज़र में भार्गव अपनी बहन पर बहुत स्नेह जता रहा था, क्योंकि लू जुएई की ओर भार्गव की निगाहें प्यार से भरी हुई थीं। भार्गव से निपटना मुश्किल था, लेकिन इस छोटी बहन से निपटना आसान होना चाहिए, है ना? जब तक वह लू जुएई की अच्छी तरह सेवा करता रहेगा, भार्गव के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। हालांकि उसके इस व्यवहार ने लू जुएई और उसकी सहेलियों को चौंका दिया। आप लिन शाओटियन हैं? जी हाँ, लिन शाओटियन, लिन समूह के युवराज। लू जुएई ने अचंभित होकर फिर पूछा। जी हाँ, मैं ही हूँ बड़ी भाभी। आपने मेरा नाम सुना है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, लिन शाओटियन दिल खोलकर हंसा। तुमने मेरे भाई को बॉस कहा? जी हाँ, सही कहा। भाई चेन मेरे बॉस हैं और अब से तुम मेरी सबसे बड़ी छोटी मालकिन हो। उन्होंने खुद को यह उपाधि दी है, लेकिन अगर भविष्य में मैं न रहूं तो अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम उनसे या चू झानपिंग से संपर्क कर सकती हो, भार्गव ने निर्देश दिया। लिन शाओटियन खुश था और उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। हालांकि भार्गव ने खुद ये स्वीकार नहीं किया था कि वह उनका अधीनस्थ है, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। उम्मीद की किरण जगी। लू जुएई और आसपास के अन्य लोग अब पूरी तरह से अचंभित थे, उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। युवा स्वामी लिन, जिनसे वे अभी तक डरते और चिंतित थे, वास्तव में लू जुएई के भाई के अधीनस्थ थे। और ऐसा लग रहा था कि भार्गव उन्हें थोड़ा नापसंद भी करते हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि नापसंद किए जाने के बावजूद लिन शाओटियन अभी भी उत्सुकता से उनके पास जाकर उनकी चापलूसी कर रहा था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन विश्वास करता? भविष्य में अधीनस्थों की भर्ती करते समय सतर्क रहना। किसी भी आवारा कुत्ते बिल्ली को भर्ती मत करना। मैं अपनी प्रतिष्ठा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिन शाओटियन को अपनी बहन पर चिंता और प्रशंसा बरसाते हुए देखकर, जिससे लू जुएई बहुत खुश हुई, भार्गव ने फिर से बात की। हालांकि उनकी नज़र पास ही में पिटाई से अधमरे पीले बालों वाले लड़के पर पड़ी। समझ गया मालिक, चिंता मत करो। मैं इस दौरान अपने रैंकों को ठीक से साफ कर लूंगा। मैं आपको बिल्कुल भी प्रतिष्ठा खोने नहीं दूंगा। भार्गव के शब्दों को सुनकर लिन शाओटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आनंद से भर गया। भार्गव के शब्द उसे मौन रूप से अपना अधीनस्थ स्वीकार करने के बराबर थे, है ना? उसके दिल में अपार खुशी थी। वह बाद में अपने गुरु के सामने भी शेखी बघार सकता था। इसी क्षण एक मधुर आवाज, जैसे कोई चिड़िया, सुनाई दी।
सब ने उधर देखा। गलियारे के प्रवेश द्वार पर बेसबॉल कैप और मास्क पहने एक महिला भार्गव को हाथ हिला रही थी। एक नज़र में ही लू जुएई और बाकी सबने उसे पहचान लिया। ये तो चू जियाई हैं। वाह, सच में चू जियाई खुद हमें लेने आए हैं। लड़कियां उस पल बेहद उत्साहित थीं और भार्गव के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया। मास्टर लिन शाओटियन उन्हें भगवान की तरह पूजते थे और सुपरस्टार चू जियाई खुद उन्हें लेने आई थीं। इन सब बातों से भार्गव का असाधारण व्यक्तित्व और भी स्पष्ट हो गया। तुम्हारा भाई कमाल का है। हाँ, मास्टर भी उसकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं और चू जियाई खुद उसे लेने आए हैं। काश मेरा भी ऐसा भाई होता। कौन नहीं चाहेगा। अगर वो बहन इतनी खूबसूरत न होती तो मैं तो तुम्हारी भाभी बनने की होड़ में लग जाती। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन छोड़ो, हमारे पास कोई मौका नहीं है। लेकिन जुएई, क्या तुम्हें लगता है कि चू जियाई भी तुम्हारी भाभी बनना चाहेगी? उत्साहित होकर लड़कियां आपस में फुसफुसाईं। अपनी सहेलियों को अपने भाई की तारीफ करते सुनकर लू जुएई स्वाभाविक रूप से सम्मानित महसूस कर रही थी और बहुत खुश थी। लेकिन जब उसने आखिरी बात सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वाकई ऐसी संभावना थी कि चू जियाई उसकी भाभी बनना चाहती हो। फिर उसने भार्गव की ओर देखा। कुछ सालों में जब वे एक दूसरे से नहीं मिले थे तब उसके भाई में इतना बदलाव आ गया था जिससे उसके बारे में उसकी समझ लगातार ताज़ा होती जा रही थी। सभी लोग आगे बढ़े और चू जियाई के नेतृत्व में वे सीधे वीआईपी सुरक्षा मार्ग से गुजरकर उसके खास ड्रेसिंग रूम में चले गए। चू जियाई की पहचान की पुष्टि करने के बाद उनके पीछे आए लिन शाओबेई भी हैरान रह गए। ये राष्ट्रीय देवी अनगिनत बड़े व्यापारियों की पसंदीदा थी, फिर भी उसने व्यापारिक सहयोग के अलावा कभी उनके निजी निमंत्रण स्वीकार नहीं किए। उसने उन स्वार्थी उद्योगपतियों पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। इसी वजह से उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर जगह उसे निशाना बनाया गया। लेकिन वह डरी नहीं। उसने चुनौतियों का सामना किया और अपना रास्ता खुद बनाया। इसी वजह से उसे आम जनता का समर्थन मिला और वह रातों रात मशहूर हो गई। ट्रैफिक ही दौलत है, यही ताकत है। चू जियाई के मशहूर होने के बाद इन उद्योगपतियों ने खुलेआम उसे निशाना बनाने की हिम्मत ही नहीं की। बेशक कई लोग उससे ईर्ष्या करते थे और उसे घमंडी समझते थे, लेकिन चू जियाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब ऐसी देवी भार्गव के प्रति इतनी विनम्र हो गई। लिन शाओटियन को तो ये भी महसूस हुआ कि भार्गव के प्रति चू जियाई की दृष्टि में कुछ अलग ही भाव था, शायद प्रशंसा का भी संकेत था। इस विचार ने लिन शाओटियन को भार्गव के अविश्वसनीय स्वभाव पर और भी आश्चर्यचकित कर दिया। मोदू के पागल युवा स्वामी के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस लड़की के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन उनके दादाजी उनके लिए सहारा और बंधन दोनों थे। लड़ाई झगड़ा, कुछ कमजोरों को धमकाना, ऐसी छोटी मोटी बातें उनके दादाजी कोई सवाल नहीं करते थे। लेकिन अगर वह चू जियाई के साथ कुछ भी जबरदस्ती करते तो शायद उनके दादाजी उन्हें पीट पीट कर मार डालते। इसलिए कुछ बार ठुकराए जाने के बाद उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ज्यादा से ज्यादा आधी रात को सपने में थोड़ा बहुत कल्पना करते। आखिरकार वह एक राष्ट्रीय देवी हैं। अगर आप उन्हें पा नहीं सकते तो कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं, है ना? हालांकि ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय थी कि भार्गव चू जियाई को उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मना सकते थे। लू जुएई के भार्गव की छोटी बहन होने का पता चलने के बाद भी उनके उत्साह ने लिन शाओटियन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह बिल्कुल बदल गई हैं। चू जियाई का बाहरी लोगों के प्रति हमेशा से ही ठंडा रवैया रहा है। उसने उसे लगातार मुस्कुराते हुए कब देखा था। लू जुएई और बाकी लोग भी बेहद खुश और उत्साहित थे। अपने आदर्श के साथ इतनी नज़दीकी से बातचीत कर पाना उनकी कल्पना से परे था। हालांकि जब चू जियाई ने वू यंग को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी रक्षात्मकता और विरोध का भाव दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि आमतौर पर सौम्य रहने वाली वू यंग भी बिल्ली की तरह अपने बाल खड़े कर बैठी थी, चू जियाई के प्रति थोड़ी सी शत्रुता दिखा रही थी। इस दृश्य ने लिन शाओटियन के मन में भार्गव के प्रति सम्मान और भी बढ़ा दिया। देखो, ये तो उसकी बॉस है। दोनों देवियों ने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि भी नहीं की है और वे पहले से ही ईर्ष्या कर रही हैं। इसके विपरीत भार्गव अंदर आते ही सोफे पर बैठकर अपने फोन से खेल रहा था, कभी कभी खोया खोया सा, दोनों देवियों के बीच के तनाव से पूरी तरह बेखबर। दरअसल भार्गव इस समय सिस्टम शॉप देख रहा था। अभी अभी सिस्टम की सूचना की आवाज आई। डिंग, बधाई हो स्वामी जी, आपको एक वफादार अधीनस्थ मिल गया है। दुकान में एक शानदार फ्लैश सेल का अवसर। डिंग, इनाम की वस्तु सूचीबद्ध हो गई है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। मेजबान। वस्तु, दिव्य श्रेणी संगीतकार, कीमत 1 युआन। क्या इसका मतलब है कि मुझे अभी संगीत बजाना है? भार्गव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर उसे खरीद लिया। कहावत है, जितने ज्यादा कौशल होंगे उतनी ही कम चिंता होगी। इसके अलावा सिस्टम से मिली वस्तुओं को तुरंत सीखा और महारत हासिल की जा सकती है। इसके लिए अध्ययन में समय की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगा। ओलंपिक खेल केंद्र के मंच के एक कोने में। क्या सब कुछ ठीक हो गया है?
चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लिया गया है। अच्छा चू जियाई, मैं देखूंगी कि तुम बाद में कैसे बेवकूफ़ बनती हो। इतना कहकर दोनों काली आकृतियां वहां से गायब हो गईं। बैक स्टेज, चू जियाई का ड्रेसिंग रूम। जुएई, ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो घूमने के लिए, हम और करीब आ सकते हैं। चू जियाई और जुएई ने मुस्कुराते हुए फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। तुम एक बड़ी स्टार हो, तुम्हारा शेड्यूल इतना व्यस्त है, शायद तुम्हारे पास जुएई के साथ समय बिताने का समय नहीं होगा, है ना? लेकिन मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। सिस्टर जुएई, मैं अब से तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी, बस कह दो। इस समय वो यंग आगे बढ़ी, जुएई का हाथ पकड़कर आश्चर्यजनक साहस के साथ बोली। व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद सिस्टर जुएई के साथ मेरे खुशनुमा पलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कुछ कम महत्वपूर्ण कामों को टाल सकती हूँ, सिस्टर जुएई निश्चित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चू जियाई भी पीछे नहीं हटी, उसने लू जुएई का दूसरा हाथ पकड़ लिया। इससे आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, लेकिन लू जुएई दुविधा में पड़ गई। दोनों के मन में उसके भाई के लिए स्पष्ट रूप से भावनाएं थीं, और वह दोनों को बहुत पसंद करती थी। उसे क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए उसने भार्गव की ओर देखा तो पाया कि वह अकेला बैठा है, मानो उसे यहाँ की स्थिति का बिल्कुल भी पता न हो। इससे वह झुंझलाहट में आह भर उठी। उसका भाई सचमुच मूर्ख था। तभी दरवाजा खुला और सिस्टर किन चिंता से भरे चेहरे के साथ अंदर आईं। ये तो बुरी खबर है, आज रात के पियानो वादक से अचानक संपर्क नहीं हो पा रहा है। संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इतनी जल्दी हम कोई दूसरा पियानो वादक कहाँ से लाएंगे? क्या आपने टोनी और एफए से संपर्क किया है? सिस्टर किन की बात सुनकर चू जियाई ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। सभी से संपर्क किया गया है, सिर्फ उन दोनों से ही नहीं, सभी बैकअप पियानो वादक भी संपर्क से बाहर हैं। लगता है कोई आपके संगीत कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वरना सभी पियानो वादक अचानक एक साथ संपर्क से बाहर नहीं हो जाते। इस कॉन्सर्ट में चू जियाई के नए गानों का एक हिस्सा था, जिनमें से सभी में पियानो सोलो की आवश्यकता थी। वे इन गानों को शियांगजियांग बाजार में प्रवेश करने के लिए एक सीडी के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे और इसी कॉन्सर्ट में इन्हें पहली बार पेश करने वाले थे। लेकिन अब पियानो वादक के बिना ऐसा लगता है जैसे गानों की आत्मा खो गई हो। यह एक बड़ी समस्या है, क्यों न मैं ही कोशिश करूं? सभी ने आवाज की दिशा में देखा। सोफे पर भार्गव बैठे थे। तुम पियानो भी बजा सकते हो? चू जियाई ने हैरानी से पूछा। लू जुएई भी दंग रह गई, उसने कभी नहीं सुना था कि उसका भाई पियानो बजा सकता है। मुझे थोड़ा बहुत आता है, बस काम चल जाता है। मुझे संगीत की शीट दिखाओ, भार्गव ने कंधे उचकाते हुए कहा। चू जियाई ने सिस्टर किन की ओर देखा। सिस्टर किन ने भार्गव को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, फिर मुड़कर वर्कस्टेशन से संगीत की शीट उठाई और उन्हें दे दी। मौजूदा हालात में जिन पियानो वादकों से वे संपर्क कर सकते थे, वे अचानक संपर्क से बाहर हो गए थे। उनके पास केवल एक हताश कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भार्गव ने दिव्य श्रेणी की प्रदर्शन कला में महारत हासिल कर ली थी, और संगीत की शीट पर एक नज़र ही उनके लिए सब कुछ समझने के लिए काफ़ी थी। कैसा है, क्या तुम बजा सकते हो? चू जियाई ने उम्मीद भरी निगाहों से भार्गव की ओर देखा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भार्गव ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। सच में? ठीक है सिस्टर किन, जब हम बाद में नए गाने के प्रमोशन वाले हिस्से पर पहुंचेंगे तो भार्गव को स्टेज पर परफॉर्म करने का इंतजाम कर देना। चू जियाई ने दांत पीसते हुए मन बना लिया। लेकिन क्यों न हम बाकी गानों की रिहर्सल करके इस कॉन्सर्ट को पूरा कर लें और नए गाने का प्रमोशन बाद के लिए छोड़ दें। सिस्टर किन को तसल्ली नहीं हुई। आखिर उनमें से किसी को भी भार्गव की पियानो बजाने की कला का अंदाजा नहीं था। अगर उसने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? मीडिया ने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि हम इस बार एक नया गाना रिलीज कर रहे हैं। अगर हम इस हिस्से को हटा देते हैं तो भले ही हम कुछ समय के लिए बच जाएं, लेकिन बाद में होने वाली प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। साफ है कि इस बार कोई मुझे निशाना बना रहा है। ऐसा करने के बजाय हमें जोखिम उठाना चाहिए। मुझे भार्गव पर भरोसा है। किसी अज्ञात कारण से चू जियाई को भार्गव पर एक अजीब सा भरोसा था। इसके अलावा उनकी नज़र में भार्गव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सालों में उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया था। बहन किन, क्या यहाँ पियानो रूम है? क्या बेहतर नहीं होगा कि मैं पहले थोड़ा बजाकर देख लूँ? बहन किन के बोलने से ठीक पहले भार्गव ने सीधे कहा, जी हाँ, यहाँ पियानो रूम है। सुनने के बाद पता चल जाएगा कि यह ठीक है या नहीं। बहन किन इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें यह बात याद ही नहीं आई। हुनर अच्छा हो या ना हो, क्या बजाने से सब पता नहीं चल जाएगा? इसलिए समूह मंच के पीछे बने पियानो रूम में चला गया। वह पियानो के पास गए और धीरे से बैठ गए। चू जियाई और बाकी लोगों को, जो चिंतित दिख रहे थे, देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे अपने हाथों को पियानो की चाबियों की ओर बढ़ाया। माननीय श्रोतागण, यंग मिस चू जियाई के संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
इस बार आप उनके नए गीत का पहला प्रदर्शन सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना? तो चलिए संगीत कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेजबान के शुरुआती भाषण के बाद मंच के चारों ओर शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। वार्म अप डांस ट्रूप ने प्रवेश किया और शुरुआती नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद एक भावपूर्ण गीत शुरू हुआ और मंच के बीचों बीच एक लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठी। चूजियई बैंगनी गाउन पहने हुए मंच पर प्रकट हुई, मानो कोई परी नश्वर दुनिया में उतर आए हो। वाह देवी, हम आपसे प्यार करते हैं। चूजियई, हम आपसे प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पल भर में पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मंच पर चूजियई को देखकर सभी ने खुशी से नारे लगाए। पूरे हॉल में जगमगाती ग्लो स्टिक्स मधुर गीत के साथ लगातार लहरा रही थीं, मानो मंच पर सबसे चमकदार सितारे के चारों ओर प्रकाश का सागर फैला हो। हम देखते हैं बाद में क्या होता है। क्या तुमने मीडिया से संपर्क किया है? हाँ, सब कुछ व्यवस्थित है। अगर वह नया गाना रिलीज नहीं करती या बाद में कोई गलती करती है तो कल की सुर्खियां ही उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए काफ़ी होंगी। तालियां बजाती भीड़ में केवल 2 लोग ही चूजियई को मंच पर ठंडी निगाहों से देख रहे थे। कॉन्सर्ट पूरे जोश में चल रहा था और हॉल का माहौल चरम पर पहुंच गया था। मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप ही की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ वह हूँ। आप मेरे जीवन के अमूल्य और अनूठे हिस्से हैं। अब मैं आपके लिए अपना नया गाना आसमान के तारे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी, जो आप सभी के लिए मेरे सच्चे स्नेह को व्यक्त करता है। धन्यवाद। चूजियई ने गरिमा के साथ अपनी बात समाप्त की और दर्शकों की ओर झुककर प्रणाम किया। अचानक एक स्पॉटलाइट जल उठी, जिसकी तेज रोशनी मंच पर रखे पियानो पर पड़ी। उसी क्षण सफ़ेद टक्सीडो पहने भार्गव धीरे धीरे मंच पर आए और पियानो पर बैठ गए। अरे, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि इस नए गाने के विमोचन के लिए पियानो वादक के रूप में महान उस्ताद होफा को आमंत्रित किया गया है? उन्होंने एक युवक को क्यों चुना? ये कौन है? मैं इसे पहचानता नहीं। क्या ये भी पियानो के महान उस्ताद हैं? मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन चूजियई जिसे भी अपने साथ संगत के लिए बुलाती हैं वह ज़रूर कमाल का होगा, है ना? मुझे नहीं पता कि वह कमाल का है या नहीं, लेकिन ये युवक बहुत ही सुंदर है। हाँ, वह बहुत सुंदर है। सफ़ेद टक्सीडो पहने कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वह राजकुमार जैसा दिखता है। जल्दी देखो, चूजियई उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। इसमें क्या खास है? अभी कुछ देर पहले तो वो हमारी तरफ भी मुस्कुरा रही थी। क्या तुम अंधे हो? तुम्हारी मुस्कान बाकी सबसे अलग है। सोचो जरा, कुछ तो गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भार्गव के आते ही मंच के नीचे बैठे दर्शकों में चर्चा छिड़ गई। ये कौन है? मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैं इन्हें जानता हूँ। ये चूजियई के दोस्त लगते हैं। मैंने चूजियई को खुद मास्क पहनकर वीआईपी चैनल में इन्हें लाने जाते देखा था। ओह दोस्त, चिंता मत करो। भले ही उसका दोस्त पियानो बजा सकता हो, वो महान मास्टर होफर की बराबरी नहीं कर सकता। हांगकांग की डिंगहुई एंटरटेनमेंट के कई बड़े लोग यहाँ हैं। उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। एक साधारण पियानो वादन उन्हें धोखा नहीं दे सकता। अगर उन्हें लगा कि ये सिर्फ खानापूर्ति है तो चूजियई का भी खेल खत्म हो जाएगा। हम दोनों के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। भार्गव की पतली उंगलियां धीरे से पियानो की कुंजियों पर टिक गईं। चूजियई को हल्की सी मुस्कान देने के बाद वादन की शुरुआत हुई। पियानो की मधुर ध्वनि गूंज उठी। हर सुर एक आत्मा की तरह था जो वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू रहा था। पल भर में हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, सुरों की लय के साथ ऊपर नीचे होता हुआ। शाम की हवा में छिपी कितनी आत्माएं निवास करती हैं। इसी क्षण चूजियई की दिव्य गायन ध्वनि गूंजी। इस पल हर कोई पियानो और आवाज के परिपूर्ण सामंजस्य से मदहोश हो गया, उसमें पूरी तरह डूब गया। पियानो की लय और गायन के उतार चढ़ाव ने श्रोताओं को बार बार शुद्ध मासूमियत और सच्चे प्रेम की दुनिया में ले जाया। वहां उन्होंने अनगिनत आत्माओं को नाचते हुए, तारों को उगते हुए और सुंदर प्रेम को देखा। जब गीत समाप्त हुआ तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, क्योंकि हर कोई कुछ क्षण पहले के उस सुंदर भाव में डूबा हुआ था। काफी देर बाद संगीत स्थल के हर कोने से एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाह, कमाल था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पियानो और आवाज का मेल इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। देवी जियई का गायन तो लाजवाब है ही, लेकिन इस नौजवान के पियानो वादन ने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दीं। अविश्वसनीय है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। वह दुनिया बहुत खूबसूरत थी। ये नौजवान तो अद्भुत है। मैं अब से उसका प्रशंसक बनूंगा। उसके सामने तो होफा कुछ भी नहीं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि होफा नहीं आया। लगता है हमारी देवी जियई को उससे भी ज्यादा शक्तिशाली गुरु मिल गया है। बहुत बढ़िया। नीचे बैठे दर्शक लगातार तालियां बजा रहे थे और भार्गव और चूजियई की जमकर प्रशंसा कर रहे थे।
हांगकांग की डिंगहुई एंटरटेनमेंट के दो बड़े अधिकारी भी मानो किसी खजाने को खोज रहे थे, लगातार उस खूबसूरत अदा को निहारते हुए। मंच पर भार्गव की आंखों में चमक थी। उसी क्षण चू जियाई धीरे धीरे भार्गव के पास गईं। आज मेरा सौभाग्य है, स्वर्ग ने मुझे एक अप्रत्याशित उपहार दिया है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभी के आश्चर्य के बीच चू जियाई ने सीधे भार्गव के होठों पर चुंबन कर दिया। हे भगवान, उन्होंने किस किया? मेरी देवी, हालांकि मुझे बहुत जलन हो रही है, वे दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो खुशनसीब लड़का कौन है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्शक खुशी से झूम उठे। उनकी देवी ने सबके सामने उस आदमी को किस करने की पहल की थी। आखिर वो आदमी कौन है? पता लगाओ। इस समय कॉन्सर्ट में आए कुछ अमीर व्यापारी और मीडियाकर्मी हलचल मचाने लगे। देवी का सबके सामने पहली बार किस करना एक बड़ी खबर थी और मीडिया इसे जाने नहीं देता। और जिन अमीर व्यापारियों की नज़र चू जियाई पर थी, वे भी इस खुशनसीब लड़के को आसानी से नहीं छोड़ते। यही वो औरत थी जिसे वे चाहते थे। स्टेज के नीचे वुयंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी ने जकड़ लिया हो, जबकि लू जुई और बाकी सबने अपने छोटे हाथों से अपने मुंह ढक लिए और बेहद हैरान दिख रहे थे। वाह, तुम्हारा भाई कमाल का है। चू जियाई का ये पहला ऑन स्क्रीन किस था। मुझे लगता है अब बहुत से लोगों का दिल टूट जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। देवी का पहला किस। लू जुई की सबसे अच्छी सहेलियां हैरानी से चिल्ला उठीं। बहन किन ने भी इस समय अपना माथा ढांक लिया और कड़वी मुस्कान के साथ बोलीं। अब उनकी जनसंपर्क टीम पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। वाकई कई मीडिया संस्थानों और अखबारों के फोन आने शुरू हो गए थे। मंच पर भार्गव की आंखें फटी रह गईं जब उसने चू जियाई को देखा जो उसे चूम रही थी। वह एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या ये लड़की सच में इतनी साहसी है? सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उनके होंठ अलग होने के बाद चू जियाई के गाल लाल हो गए और उसने भार्गव को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराया। तुम तो मुझे तूफान के केंद्र में धकेल रहे हो। भार्गव ने दर्शकों की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला। हे, मैं खुद को रोक नहीं पाई, चू जियाई ने अपनी प्यारी सी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। इस समय बहन किन लोगों को मंच पर ले जा चुकी थीं और उन्हें चू जियाई को नीचे उतारने का निर्देश दे चुकी थीं। फिर उन्होंने माइक उठाया और नीचे बैठे दर्शकों से कहा, आज की घटनाओं के संबंध में हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को संतोषजनक जवाब देंगे। जियाई को आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ मत, पहले स्पष्ट रूप से समझाओ। बिल्कुल, आखिर यह आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्शकों का सिस्टर किन को आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये दृश्य अचानक ही घटित हो गया था। अगर उन्हें जवाब नहीं मिले तो शायद वे आज रात एक पल भी नहीं सो पाएंगे। सभी कृपया शांत हो जाएं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं, ये सज्जन चू जियाई के वर्तमान प्रेमी हैं। कुछ देर सोचने के बाद सिस्टर किन ने दांत पीसते हुए एक चौंकाने वाली बात कही। इतना कहते ही वह भार्गव को अपने साथ मंच से नीचे खींच ले गईं। बॉयफ्रेंड? चू जियाई का सच में बॉयफ्रेंड है? हाँ, सच में बॉयफ्रेंड है, वरना हमारी जियाई इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती थी। आह, मेरा दिल टूट गया। देवी को आखिरकार सुअ ने छीन लिया। शीटिल्ड, बड़े भाई, इसके सामने असली सुअ कौन है? सुअ? तुम सुअरों को बहुत बड़ा समझती हो। क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? कौन? मुझे अभी पता चला, ये भार्गव है, शियोंगफैन कैपिटल का असली मालिक और तेंगलोंग गेम कंपनी का सीईओ। इसके अलावा जियांगडू शहर में उसके कई और व्यवसाय भी हैं। वह सच में बड़ा आदमी है। हिस्टिल्डर इतना प्रभावशाली, इसीलिए तो देवी का दिल जीत लिया। सच में पूंजी का यही बुरा असर होता है। धन के लालच में देवी भी नहीं टिक पाईं और अंत में उसके वश में हो गईं। तुम बस बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। अभी अभी तो उसके पियानो बजाने का हुनर सबके सामने था, यहाँ तक कि महान मास्टर होफर भी उसके सामने फीका पड़ गए। इतना प्रतिभाशाली और आकर्षक, भले ही उसके पास पैसा न हो। मुझे लगता है कि ज्यादातर औरतें उसकी प्रेमिका बनना चाहेंगी, है ना? बिल्कुल, प्रतिभाशाली, धनी और आकर्षक, वह एक हीरा है। सिर्फ उसी जैसा कोई मेरी देवी का ध्यान खींच सकता है। एकदम सही जोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक छोटी सी बात ने हजारों लहरें खड़ी कर दीं। इनमें से कुछ जानकार लोग भार्गव की पहचान उजागर करने लगे। पहले तो कुछ नाराज प्रशंसक थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे भार्गव और चू जियाई की जोड़ी का समर्थन करने लगे। कोई और रास्ता था ही नहीं। भार्गव को इतना प्रतिभाशाली किसने बनाया? भले ही उन्हें जलन हो रही हो, उन्हें मानना ही पड़ेगा कि चू जियाई के लिए भार्गव काफी है। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसे सच में ऐसा लड़का मिल गया। मंच के नीचे दो रहस्यमयी आकृतियां दांत पीस रही थीं। उनकी आंखों में अनिच्छा और ईर्ष्या झलक रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी सारी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं विफल हो जाएंगी, और इसके बजाय उन्होंने चू जियाई के लिए इतनी बड़ी खबर खड़ी कर दी।
स्पष्ट था कि कल चूजियाई एक बार फिर सुर्खियों में होगी। हालांकि उनकी पियानो मास्टर वाली रणनीति पहले ही विफल हो चुकी थी, फिर भी चूजियाई को भार्गव को चूमते देखकर वे काफी खुश थे। उन्होंने सोचा था कि चूजियाई ने उनके लिए एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। हालांकि जब उन्हें भार्गव की पहचान पता चली तो वे दंग रह गए। अगर चूजियाई ने महज किसी आकर्षक लड़के को ढूंढकर माहौल को गरमा दिया होता तो मामला एक घोटाले में बदल सकता था, भले ही भार्गव एक उत्कृष्ट पियानो वादक थे। हालांकि भार्गव की कई पहचानें उजागर हो जाने के बाद उनमें से कोई भी पहचान सम्मान पाने के लिए काफी थी। अब इस बात का फायदा उठाकर चूजियाई पर हमला करना अपने ही हाथों को मुसीबत में डालना होगा। और जैसे ही दोनों आगे की प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहे थे, उनके पीछे कानून प्रवर्तन विभाग के कई अधिकारी आ गए। लू फेफेई, लियुलेई, हम कानून प्रवर्तन विभाग से हैं। आप पर अपहरण करने और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रतिष्ठा और हितों को खतरे में डालने का संदेह है। कृपया हमारे साथ आइए। इससे पहले कि दोनों कुछ समझा पाते, कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। इस दृश्य ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। लू फेफेई, लियुलेई, क्या ये दोनों भी मशहूर हस्तियां नहीं हैं? हाँ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। ये हमेशा से हमारी देवी के दुश्मन रहे हैं। ऐसा लगता है कि होफर की अनुपस्थिति का संबंध इन दोनों से हो सकता है। ओह, कैसे? जरा सोचो, विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पियानो वादक होफर को इस नए गीत के विमोचन समारोह में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है। कलाकार का अचानक बदलना बहुत ही संदिग्ध है। अभी अभी कानून प्रवर्तन विभाग ने कहा कि उन पर अपहरण और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रतिष्ठा और हितों को खतरे में डालने का संदेह है। ऐसे में ये दोनों इतने गुप्त रूप से कपड़े पहने हुए हैं। इसका संबंध जरूर चूजियाई के मामले से होगा। इसके अलावा क्या आप अपने दुश्मन के संगीत कार्यक्रम में जाएंगे? ये बात समझ में आती है। वाह, तो लगता है मामला इतना पेचीदा नहीं है। कौन परवाह करता है? जो भी हमारी देवी के प्रति दुर्भावना रखता है उसे बदकिस्मती ही मिलती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब भीड़ एक बार फिर गर्मागर्म बहस में उलझी हुई थी, भार्गव और बाकी लोग पहले ही मंच के पीछे वाले लाउंज में पहुंच चुके थे। तभी भार्गव का फोन बज उठा। हेलो, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, विभाग प्रमुख हुआ। फोन रखते हुए भार्गव ने चूजियाई और सिस्टर किन को सिर हिलाकर कहा, बात पक्की हो गई। ये लू फेफेई और लियुलेई थे। इन्हें कानून प्रवर्तन विभाग ले जा चुका है। सच में, ये वही थे। उफ, ये तो वाकई घिनौने हैं, सिस्टर किन ने गुस्से से कहा। होफर और बाकी लोगों का अचानक संपर्क टूट जाना साफ तौर पर किसी की साजिश थी और सिस्टर किन को उन दोनों पर शक था। ये दोनों चूजियाई की ही कंपनी में काम करते थे और चूजियाई की सफलता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कभी अपनी क्षमताओं को सुधारने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि चूजियाई को नीचा दिखाने और उसके लिए जाल बिछाने के मौके ढूंढते रहते थे। इसलिए उनके बीच हमेशा अनबन रहती थी। लेकिन चूंकि यह घटना अचानक हुई थी और कोई सबूत नहीं था, इसलिए वे तुरंत कुछ नहीं कर सकते थे। भार्गव को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत हुआओ टिंगजुवान को फोन किया, संक्षेप में स्थिति समझाई और उनसे इसे संभालने को कहा। भार्गव का फोन मिलते ही हुआओ टिंगजुवान बेहद उत्साहित हो गए। पिछली घटना में खुद को सुधारने का मौका न मिलने से वे चिंतित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बार उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना था। इसलिए हुआओ टिंगजुवान ने पूरी मेहनत की और खुद जांच दल का नेतृत्व किया। आखिर निदेशक के पद पर रहने वाले व्यक्ति में वाकई काबिलियत तो होती ही है। जल्द ही उन्हें सुराग मिल गए और उन्होंने होफर और उन सभी लोगों का पता लगा लिया जिन्हें धोखे से घर में नजरबंद कर दिया गया था। उनसे उन्हें पता चला कि इस सब के पीछे लू फीफी और लियुलेई का हाथ था। इसलिए उन्होंने तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार करने का इंतजाम किया। मामला खत्म हो गया है और मुझे यकीन है कि इन दोनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। अब क्या आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए? भार्गव ने लू जुएई और अपने बगल में बैठे उन सभी लोगों को देखा जो गपशप में मग्न थे। मंच से लेकर इस लाउंज तक लू जुएई लगातार इस बात की गपशप कर रही थी कि क्या वह और चूजियाई प्रेमी प्रेमिका हैं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे चूजियाई का प्रेमी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिस्टर वुयन का क्या उसे उन दोनों को ही अपना लेना चाहिए? इस लड़की के शोरगुल भरे सवालों को देखकर भार्गव का सिर चकरा गया। इसमें क्या मुश्किल है? सिस्टर किन कल इसे संभाल लेंगी। लेकिन चूजियाई को जरा भी परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराई, लू जुएई को अपनी ओर खींचा और वे बातें करने और हंसने लगीं। बहन किन ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगी, श्रीमान भार्गव, यह मामला संभालना मुश्किल नहीं है। लू फेफेई की गिरफ्तारी का बहाना बनाकर हमें बस प्रशंसकों को ये बताना है कि आपने इस समय आगे आकर अपनी बात रखी है और फिर यह पुष्टि करनी है कि आप और जियाई सचमुच प्रेमी प्रेमिका हैं।
हमारी जियाई अपनी प्रतिभा पर निर्भर है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रेमी नहीं हो सकता। समाज प्रगति कर रहा है और अब बहुत से लोग पुरानी रूढ़ियों में जकड़े नहीं रहते। इतनी सुरक्षात्मक क्षमता और असाधारण पृष्ठभूमि वाला प्रेमी स्वाभाविक रूप से प्रशंसकों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यहाँ तक बोलते हुए सिस्टर किन मन ही मन भावुक हो गईं। चू जियाई सचमुच भाग्यशाली थी, छुट्टी पर घूमने के दौरान भी उन्हें इतना अच्छा साथी मिल गया। जब उन्हें पहली बार भार्गव की प्रोफाइल मिली तो वे चौंक गईं। मोदू की व्यावसायिक दिग्गज कंपनी शियोंगफैन कैपिटल वास्तव में उन्हीं की थी। उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि उनकी कंपनी तियान्यू मीडिया के समान रैंक वाली शिंग्याओ एंटरटेनमेंट भी भार्गव की ही थी। यही कारण था कि उन्हें इस बार चू जियाई की स्थिति को लेकर कंपनी के रवैये की जरा भी चिंता नहीं थी। अगर हालात और बिगड़ते तो चू जियाई और भार्गव के रिश्ते को देखते हुए वे आसानी से भार्गव की शिंग्याओ एंटरटेनमेंट में स्थानांतरित हो सकती थीं। असल में उनकी कंपनी के कुछ उच्च अधिकारियों की बुरी मंशा थी। वे हमेशा चू जियाई का इस्तेमाल कुछ पूंजीपतियों को खुश करने के लिए सौदेबाजी के मुहरे के रूप में करने की कोशिश करते थे। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, देर हो रही है, मैं पहले वापस चलता हूँ। भार्गव ने समय देखा, खड़ा हुआ और अनिच्छुक लू जियाई को अपने साथ लेकर जाने की तैयारी करने लगा। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मुझे 2 दिन में शियांगजियांग जाना है, चू जियाई ने कुछ उदास स्वर में कहा। हे छोटी मालकिन, ऐसा मत करो, हम सिर्फ नामात्र के प्रेमी प्रेमिका हैं, इसे असली मत बनाओ। चू जियाई को इस तरह व्यवहार करते देख भार्गव हंसे बिना नहीं रह सका। अगर यह असली होता तो क्या तुम मुझे ठुकरा देती? वैसे भी तुम ही हो जिसने मेरा पहला चुंबन चुराया था, क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भार्गव ने अपनी आंखें घुमाईं। किसने किसका चुंबन चुराया? पहल तो तुमने की थी, ठीक है। हाँ भाई, लड़की का पहला चुंबन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। चू जियाई ने लू जियाई को कोहनी मारी और लड़की तुरंत मदद के लिए आगे आए। आखिर वह चू जियाई की छोटी सी फैंगल होने के नाते मदद क्यों नहीं करती? पहले की तस्वीरों और ऑटोग्राफ ने तो लड़की का दिल ही जीत लिया था। अरे लड़की, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी बहन इनकी है। भार्गव ने लू जियाई को भुने हुए शाहबलूत दिए और अवाक होकर कहा। तो फिर तुम अब भी सिस्टर लिंगलिंग के घर क्यों रह रहे हो? कमीने, लू जियाई ने अपने हल्के दर्द भरे सिर को पकड़ते हुए गुस्से से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण सबकी निगाहें भार्गव की ओर मुड़ गईं, मानो वे सचमुच किसी कमीने को देख रहे हों। खैर, बहुत देर हो गई है, जल्दी घर जाओ और सो जाओ, वरना बाद में दूसरे चाचा मुझे डांटेंगे। भार्गव ने बिना कुछ और कहे लू जियाई को खींच लिया। भगवान ही जाने वो लड़की आगे क्या बकवास करेगी। भार्गव को जाते हुए देखकर चू जियाई के होंठों के कोने पर एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान आ गई। जब उसने भार्गव को अपनी प्रेमिका के बारे में कहते सुना तो उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। लेकिन सोचने पर इतना शानदार आदमी बिना प्रेमिका के कैसे रह सकता है? लेकिन जब उसने लू जियाई की अगली टिप्पणी सुनी तो उसे लगा जैसे उसे फिर से मौका मिल सकता है। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। अगर यह पहले की बात होती तो वह इस विचार पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती। ये रखेल बनने के बराबर था, जिसे वह स्वाभाविक रूप से तुच्छ समझती थी। लेकिन अब वह मन ही मन थोड़ी खुश हो रही थी। चू जियाई के साथ पूरी यात्रा में रही बहन किन स्वाभाविक रूप से उसके विचारों को समझ गई। अब उसका चेहरा देखकर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ये लड़की मानो गिर पड़ी हो, लेकिन इस बारे में सोचकर उसे राहत मिली। अगर वह 10 साल छोटी होती तो शायद वह ऐसे उत्कृष्ट पुरुष के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश भी करती। उत्कृष्ट पुरुषों के पास महिलाओं की कमी कभी नहीं होती, और न ही वे केवल एक ही महिला को अपनाते हैं, खासकर अपार धन और शक्ति प्राप्त करने के बाद। रास्ते में लू जियाई लगातार बड़बड़ाती रही, बेहद उत्साहित लग रही थी, और उसकी सहेलियां भी। ठीक है, जल्दी घर चलो, मैं वू यंग को वापस ले आऊंगी। ओटिल्ड बड़े भाई, ज्यादा सुंदर होना कभी कभी मुसीबत बन जाता है। तभी लू जियाई को बहन वू यंग की याद आई, जो चुपचाप उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई भार्गव के कंधे पर थपथपाया और थके हारे चेहरे से बोली, दफा हो जाओ। हे टिल्ड बहन वू यंग, जल्दी करो। बहुत से लोग मेरे भाई पर लट्टू हैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। भार्गव के भुने हुए शाहबलूत के टुकड़े के गिरने से पहले ही लू जियाई हवा की तरह भाग गई और वू यंग को अलविदा कह दिया। वह बदमाश लड़की। भार्गव भागती हुई लू जियाई को देखता रहा, उसे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वह बिल्कुल अवाक था। इसी बीच उसके बगल में खड़ी वू यंग की आंखों में एक चमक थी, जो धीरे धीरे स्थिर हो गई। इस क्षण ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वू यंग, उस लड़की की बकवास मत सुनो, वो। उफ। भार्गव अपनी बहन की बातों से पैदा हुई असहजता को तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके होंठों पर एक कोमल, सुगंधित स्पर्श हुआ।
उसी क्षण उसकी पुतलियां कई गुना फैल गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसे फिर से चूमा गया? कुछ सेकंड बाद वह बेढंगा चुंबन टूट गया। वू यंग के गाल लाल हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनसे खून टपकने वाला हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस क्षण वू यंग ने मानो अपनी पूरी ताकत लगाकर भार्गव पर चिल्लाने की कोशिश की। 1 साल से ज्यादा समय से लाइव स्ट्रीम के जरिए भार्गव को जानने के बावजूद, ज्यादा बातचीत न होने पर भी उनकी खामोश संगति ने उन्हें परिवार जैसा बना दिया था। अतीत में भार्गव के निर्णायक कार्यों ने न केवल उन्हें अपना सम्मान वापस पाने में मदद की, बल्कि उनके जीवन को समृद्धि की ओर भी ले गए। और आज उनके साथ पूरा दिन बिताने से उनके मन में भार्गव के लिए सच्ची प्रशंसा पैदा हो गई, यहाँ तक कि उनके जैसी घर में रहने वाली महिला को भी इतना साहसी कदम उठाने की प्रेरणा मिली। पहले तो उन्होंने सोचा था कि वे एक दूसरे को जानने में समय ले सकते हैं, लेकिन अभी अभी तो राष्ट्रीय देवी चूजियई ने भी पहल कर दी। भले ही उन्हें डॉइन पर देवी का ताज पहनाया जाता, वे चूजियई के सामने कुछ भी नहीं थीं। वह बेचैन थीं। जब भार्गव ने बताया कि उनकी एक प्रेमिका है जिसका नाम याओ आनेकी है, और फिर लू जुएई ने गौरव का नाम लिया, तो वह और भी घबरा गईं। एक तीव्र बेचैनी ने उन्हें महसूस कराया कि उन्हें कुछ करना ही होगा, वरना वह इस मुलाकात को, इस आदमी को जरूर खो देंगी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और भार्गव से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कृपया मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे ये! वू यंग की अचानक की इस हरकत से भार्गव अवाक रह गया। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी सुना कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता। मुझे रिश्ते के नाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, और तुम्हारे दिल में एक छोटी सी जगह ही काफी है। इस पल वू यंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, और उसने बड़ी विनम्रता से अपनी सारी बातें कहीं। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन यही उसके दिल की तमन्ना थी। तुम्हें इतना विनम्र क्यों होना पड़ता है? भार्गव ने सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं भार्गव के अस्वीकार करने का अनुमान लगाते हुए वू यंग की आवाज थोड़ी भर्रा गई। शश, ये सच नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम खूबसूरत हो। मुझे भी तुम पसंद हो। भार्गव ने वू यंग को गले लगाया, धीरे से अपनी उंगली उसके होठों पर रखी और धीमी आवाज में कहा। इतना कहकर उसने अपना सिर नीचे किया और उनके होंठ मिल गए। इस बार भार्गव ने चुंबन की शुरुआत की। वू यंग का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखों में पहले की निराशा और उदासी की जगह आश्चर्य भर गया। उसके हाथ धीरे धीरे भार्गव के चारों ओर लिपट गए और उसने भी जवाब में खुशी के आंसू बहाए। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वू यंग को घर छोड़ने के बाद भार्गव गौरव के पास लौट आया। याओ आनेकी के विला में प्रवेश करते ही वह दंग रह गया। याओ आनेकी बैठक में बैठी उसे सख्त चेहरे से देख रही थी। ओह आनेकी, तुम कब वापस आए? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने आ जाता। भार्गव ने अपराधबोध से कहा। लगता है जब मैं घर पर नहीं होती तो तुम बहुत खुश रहते हो। याओ आनेकी, जो अपनी सौम्यता और अच्छे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, अब क्रोध से आग बबूला लग रही थी। उसकी आवाज में एक खतरनाक स्वर था। अरे मैं नहीं। भार्गव ने सोचा, ये तो बुरा है। सिस्टम ने उसे रातों रात अमीर बना दिया था और ऐसा लग रहा था कि यह उसे समुद्र के राजा बनने की राह पर धकेल रहा है। उसके आसपास बहुत सी खूबसूरत महिलाएं दिखाई देने लगी थीं। इस बारे में सोचते हुए भार्गव को बहुत सारे संयोग देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पहले कभी अपने आसपास इतनी सुंदरियों को नहीं देखा था, लेकिन अब वे सब एक साथ जमा हो गई थीं। लेकिन आखिरकार उसने कुछ गलत किया था और उसे इनकी के सामने बहुत अपराधबोध हो रहा था। जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या समझाए, तभी इनकी अचानक खिलखिला उठी, जिससे भार्गव पूरी तरह से हैरान रह गया। हे, तुम्हें डरा दिया है ना? देखते हैं कि तुम दोबारा बेईमानी करने की हिम्मत करते हो या नहीं। लिंगलिंग ने तो मुझे सब कुछ बता दिया है। ओह, मुझे पता ही नहीं था, तुम भी तो बड़े प्लेबॉय हो। अरे, गौरव ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? भार्गव चौंक गया। जब उसे सब कुछ पता है तो वह इतनी खुश क्यों है? क्या मैं गलत जगह आ गया? लिंगलिंग और मैंने बचपन में कसम खाई थी कि हम भविष्य में एक ही आदमी से शादी करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच हो जाएगा। अनकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी आपत्ति के। ये देखकर कि इनकी मजाक नहीं कर रही थी, भार्गव और भी आश्चर्यचकित हो गया। बकवास करना बंद करो। मैंने पहले ही इनकी के सामने अपनी गलती मान ली है और उसने हमें माफ कर दिया है। बेशक, बचपन में हमने जो कहा था, अब हमारी भूमिकाएं उलट गई हैं। अनकी बड़ी है और मैं छोटी। इसी समय गौरव मुस्कुराते हुए बगल से बाहर आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले क्यों नहीं? तुमने और भार्गव ने अपने रिश्ते की पुष्टि सबसे पहले की थी। मैं दूसरी। गौरव ने इनकी की बात काटते हुए अपने फैसले पर जोर दिया। यह भार्गव को समझ नहीं आया कि क्या कहे। अनकी वापस आए। उन्होंने न केवल उन्हें दोषी नहीं ठहराया,
बल्कि गौरव का सम्मान करना भी शुरू कर दिया। कौन बड़ा है और कौन छोटा, इस बारे में बहस चल रही थी। क्या वह वाकई बहुत भाग्यशाली था? ये सब बातें बंद करो। एक सफल आदमी के 3 पत्नियां और 4 रखैलें होने में क्या बड़ी बात है? तुम्हारी चाची को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसी समय माता सू, जिन्हें लगा कि स्थिति पहले से ही काफी उलझी हुई है, बाहर आ गईं। पत्नी, ये ठीक नहीं है। भार्गव के पास 3 पत्नियां और 4 रखैलें हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं? इस बार पिता सू चुप नहीं रहे। अरे, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम भार्गव से 2 साल बड़ी हो और तुम्हारा करियर तो उनके करियर का आधा भी सफल नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 3 पत्नियों और 4 रखैलों की बात करने की? माता सू ने पिता सू का कान पकड़कर उन्हें डांटा। मैं विरोध करता हूँ, ये दोहरा मापदंड है। पिता सू रोते हुए बोले। हम विरोध नहीं, कमरे में वापस जाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर माता सू पिता सू को कान पकड़कर कमरे में वापस ले गईं। जाने से पहले वह अचंभित भार्गव की ओर मुड़ी और बोली, भार्गव, हमारी लिंगर छोटी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह रोते हुए पिता सू को घसीटकर कमरे में ले गई। माता सू और पिता सू को जाते हुए और अनकी और लिंगलिंग को मुंह ढके हुए खिलखिलाते हुए देखकर भार्गव पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या सफल पुरुषों को सचमुच ऐसे विशेषाधिकार मिलते हैं? क्या उसकी समस्या इतनी आसानी से हल हो गई? भार्गव ने अपनी जांघ चुटकी से दबा ली। आह, दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह सपना नहीं था और इससे वह बेहद खुश हो गया। आखिर कितने पुरुष सुंदर महिलाओं को पसंद नहीं करते? कितने ऐसे हैं जो सम्राट की तरह 3 महलों और 6 आंगनों वाला जीवन जीने की ख्वाहिश नहीं रखते? कुछ लोग कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत समर्पित हूं। भार्गव ने बस इतना ही कहा, बकवास। जायज परिस्थितियों और नीतियों के तहत तुम वफादार रहोगी। इस पर कौन यकीन करेगा? आंकड़ों के अनुसार जो लोग वफादार होने का दावा करते हैं, उनके शादी के बाद बेवफाई करने की संभावना ज्यादा होती है। मुझसे कारण मत पूछो, ये तो बस एक सच्चाई है। अपने विचारों को झटकते हुए भार्गव को लगा कि यह एक अच्छा मौका है। जब वे कबूल कर ही रहे हैं तो क्यों न सब कुछ कबूल कर लें। अनकी, तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि मैं और लिंगलिंग ऐसे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा? हम पक्के दोस्त हैं और हमने बचपन में कहा था कि हम एक ही पति को साझा करेंगे। इसके अलावा आंटी ने यह भी कहा कि एक सफल पुरुष के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैलें रखना सामान्य बात है, बशर्ते तुम्हारे दिल में मैं बसी रहूं। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? भार्गव ने अपने बगल में बैठे गौरव की ओर देखा। हाँ, चलो भी, उन बड़े बड़े कंसोर्टियम मालिकों या युवा मालिकों में से किसके पास 3 पत्नियां और 4 रखैलें नहीं हैं? वे इसके बारे में बात ही नहीं करते। बाहर तो ढेरों नाजायज बच्चे हैं, इसमें अजीब क्या है? गौरव ने बेपरवाही से कहा। तो अगर भविष्य में मुझे कुछ और विश्वासपात्र मिल जाएं तो? भार्गव ने अनकी को ध्यान से देखा। घबराहट से उसकी हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थीं। अच्छा, लगता है मैं तुम्हारी अकेली रखैल नहीं हूं। इस क्षण अनकी के कुछ कहने से पहले ही गौरव उछल पड़ा। ये सुनकर पहले से ही घबराए हुए भार्गव ने अपनी आंखें घुमाईं। कौन खुद को रखैल कहता है? भार्गव, लिंगलिंग ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, कई ऐसी बातें जो मुझे पहले नहीं पता थीं। तुम एक सफल व्यक्ति हो और मुझे तुम्हारे 3 पत्नियां और 4 रखैलें होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, तुम्हें मुझे अपने दिल में रखना होगा। लेकिन इस समय अनकी गंभीर स्वर में बोली, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। तुम कौन हो? भार्गव ने इस क्षण को भांपते हुए भौहें चढ़ाकर पूछा। अफसोस, अनकी का जीवन भी कठिन है। वह वास्तव में जिनलिंग ताइशान समूह के अध्यक्ष की नाजायज बेटी है। क्या? ये खबर सुनकर भार्गव बुरी तरह हिल गया। वह इतना ही जानता था कि अनकी और उसकी मां एक दूसरे पर निर्भर थीं और उनकी जीवन परिस्थितियां बुरी नहीं थीं, वे चिंतामुक्त जीवन जी रहे थे। दरअसल कुछ साल पहले जब उसके पिता अस्पताल में भर्ती हुए थे तो अनकी ने गुमनाम रूप से उनका इलाज करवाया था और इसी घटना के कारण संयोगवश भार्गव और कियारा का मिलन हुआ। फिर गौरव के बताने के बाद भार्गव को पूरी कहानी समझ में आ गई। पता चला कि याओ अनकी की मां ली शिन्यान जिनलिंग के ताइशान समूह के अध्यक्ष याओ क्वांजी से उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही प्रेम कर बैठी थीं। उस समय ली शिन्यान का ली परिवार भी जिनलिंग का एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए उन्हें एक अच्छा जोड़ा माना गया और प्रेम में होने के कारण उनकी सगाई बहुत आसानी से हो गई। हालांकि नानगुआन की वान किनिंग ने अचानक हस्तक्षेप किया, जो याओ क्वांजी से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठी थी। वान परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी, जो उस समय जिनलिंग ली परिवार और याओ परिवार दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए याओ परिवार ने जबरदस्ती अनकी के माता पिता को अलग कर दिया और वान किनिंग ने तो ली शिन्यान की जान को भी धमकी दी ताकि याओ के पिता सगाई तोड़ दें। अंत में याओ क्वांजी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय ली शिन्यान अनकी के साथ गर्भवती थीं।
सगाई टूटने से ली परिवार की सारी प्रतिष्ठा छिन गई थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से गर्भपात की मांग की। याओ की मां ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। अगर ली परिवार की मुखिया ने हस्तक्षेप न किया होता तो बूढ़ा ली लगभग उसी समय याओ की मां को पीट पीट कर मार डालता। अंततः अत्यधिक अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने उसे ली परिवार से निकाल दिया। वर्षों बाद ये पूरी तरह से ली परिवार की मुखिया और याओ के पिता द्वारा गुप्त रूप से उन्हें पैसे भेजने के कारण ही संभव हो पाया कि मां और बेटी चिंतामुक्त जीवन जी सकीं। लेकिन चाचा जी तो अब ताइशान ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हैं, क्या वो अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते? ऐसी नाटकीय कहानी सुनकर भार्गव ने पूछे बिना नहीं रह सका। बात इतनी आसान नहीं है। ऊपरी तौर पर तो इनकी के पिता चेयरमैन हैं, लेकिन असली सत्ता अभी भी वान किनिंग के हाथों में है। वो जानती है कि चाचा जी चुपके से इनकी और उसकी मां को आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन जब तक चाचा जी और चाची जी नहीं मिलते वो दखल नहीं देती। हालांकि ये उसकी चालाकी भी है, जब तक उसके पास ये अहम मौका है चाचा जी कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, गौरव ने बेबसी से कहा। ओह, तो बात ये है। तो अगर हम चाचा जी को सत्ता हासिल करने में मदद कर सकें तो क्या तब इनकी के माता पिता फिर से मिल पाएंगे? सैद्धांतिक रूप से तो यही सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में ये बहुत मुश्किल है। वान परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वे जियांग के श्री लियू के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी संपत्ति 500 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। आपको उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि गौरव जानती थी कि भार्गव मदद करना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत उसे सलाह दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भार्गव का अब हुआलुन ग्रुप पर पूर्ण नियंत्रण है, जिसका बाजार मूल्य 10 ट्रिलियन से अधिक है। भार्गव के सामने 500 अरब कुछ भी नहीं था। उस बारे में बात न करें। असल में इनकी चिंतित है क्योंकि उसकी दादी का 60वां जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। उसे एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि उसकी दादी उन्हें याद कर रही हैं और उम्मीद करती हैं कि वे उनसे मिलने वापस आ सके, क्योंकि दादी की सेहत बिगड़ गई है और शायद। लेकिन अगर वे वापस गए तो उन्हें ली परिवार के अन्य सदस्यों से अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। दादी की सेहत अब ठीक नहीं है, इसलिए शायद वह अब ढाल बनकर नहीं रह पाएंगी। गौरव ने इनकी की चिंताओं को व्यक्त किया। चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारे और चाची के साथ वापस जाऊंगा। मुझे भी चाची को देखे हुए काफी समय हो गया है। भार्गव ने इनकी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। उसे याओ की मां का बचपन में इनकी के घर आने पर उनका सौम्य व्यवहार भी याद आया, जो सचमुच एक गुणी पत्नी और प्यार करने वाली मां का उदाहरण थी। सच में, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जा सकता है और तुम्हें तंग किया जा सकता है। इनकी की आंखों में खुशी की एक झलक दिखी, लेकिन फिर वह फीकी पड़ गई। वह खुश थी कि भार्गव उसके साथ आ सकता है, लेकिन उसे ये भी डर था कि उसकी वजह से भार्गव को परेशान किया जाएगा, जो खुद परेशान होने से भी ज्यादा उसे बर्दाश्त नहीं था। हाँ, नादान लड़की, चिंता मत करो। उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें इसका बदला जरूर दिलाऊंगा। भार्गव ने शरारत से इनकी की प्यारी सी छोटी नाक को चुटकी से दबाया और हंस पड़ा। भार्गव, शेखी मत मारो। भले ही जियांगडू शहर में तुम्हारी वो सारी संपत्तियां हो, साथ ही मोदू में शियोंगफेंग जैसी संपत्तियां हो, बाजार मूल्य के हिसाब से तुम वान परिवार से डरते नहीं हो, लेकिन वान परिवार के पीछे जियांग के श्री लियू भी हैं, जिनसे निपटना आसान नहीं है। तुम बार बार इस श्री लियू का जिक्र कर रहे हो, आखिर वो कौन है? गौरव की बातें सुनकर भार्गव ने भौहें चढ़ाईं। गौरव का व्यक्तित्व निडर था। भले ही हुआलुन समूह के साथ सहयोग सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और दूसरों ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी वह डरी नहीं। फिर भी वह बार बार श्री लियू का जिक्र करती रही और काफी चिंतित लग रही थी, जिससे भार्गव की जिज्ञासा बढ़ गई। तुम्हें नीत्यानहाओ याद है ना? मेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे कभी भी ऐसे निकम्मे दूसरी पीढ़ी के वारिस को मेरे साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे। ये सच है, तो फिर क्यों? क्या इसका संबंध श्री लियू से है? गौरव की यह बात सुनकर भार्गव दंग रह गया। वास्तव में वह पहले भी असमंजस में था और गौरव के माता पिता से मिलने के बाद उसे और भी आश्चर्य हुआ कि पितासु और मातासु ने नी परिवार के विवाह प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से उनकी बेटी को आग के गड्ढे में धकेलने जैसा था। हाँ, बिल्कुल सही। ये श्री लियू दिखने में तो जियांग के एक व्यापारी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनके आसपास के असाधारण लोग हैं। जो भी उनका विरोध करता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। हालांकि सबको पता है कि इसमें श्री लियू का हाथ है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। और ये नी परिवार हमेशा से श्री लियू के साथ मिला हुआ है। हालांकि अभी तक वे उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उन्हें श्री लियू के अधीन ही माना जाता है। इसीलिए मेरे माता पिता इतने सतर्क हैं। सौभाग्य से बूढ़ेकिन की मौजूदगी के कारण नी परिवार बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता। और बूढ़ेकिन ने खुद भी कहा था कि श्री लियू के आसपास के लोगों से निपटना उनके लिए भी मुश्किल होगा। बेशक ये तब की बात है जब वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए थे, अब तो कहना मुश्किल है।
असाधारण लोग, बूढ़े किन। भार्गव की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितना उसने सोचा था। उसे याद आया कि बूढ़े किन ने पहले उससे कहा था कि ये दुनिया सतह पर जितनी सरल दिखती है उतनी सरल नहीं है। उस समय भार्गव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया के किसी दूसरे पहलू को छू रहा है। हालांकि उसने तुरंत ज्यादा सोचना बंद कर दिया। चूंकि उसके पास एक सिस्टम था, इसलिए इस दुनिया में अजीबोगरीब चीजें होना पूरी तरह से स्वीकार्य था। वह एक एक कदम करके आगे बढ़ेगा। इन असाधारण व्यक्तियों के होने से क्या फर्क पड़ता है। वह अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। भले ही श्री लियू एक ड्रैगन ही क्यों न हो, उसे उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। सिस्टम उसके हाथ में था, दुनिया उसकी थी। अगर सिस्टम होने के बावजूद भी वह इन लोगों को नहीं हरा सका, तो इस दुनिया में उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ होगा। ये सोचकर उसे राहत मिली। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। वैसे भी उनका रिश्ता सिर्फ सहयोगात्मक है। अगर श्री लियू दखल नहीं देते तो सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो दखलंदाजी करते हैं और मेरी औरत को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो उनका अंजाम बुरा ही होगा। जैसे ही भार्गव बोले, उनके पूरे शरीर से एक श्रेष्ठ आभा निकल रही थी, जिससे उनके बगल में खड़ी दोनों सुंदर लड़कियां दंग रह गईं। खैर, देर हो रही है, चलो कमरे में जाकर बात करते हैं। दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना भार्गव ने अंकी और गौरव को एक एक हाथ में उठाया और सीधे बेडरूम में ले गए। अगले दिन कमरे में गर्म धूप आ रही थी। अपने बगल में गहरी नींद में सो रहे आंची और गौरव को देखकर भार्गव के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। महान मांसपेशी मजबूत करने वाली गोली के सेवन के बाद वह सचमुच असाधारण रूप से वीर हो गया था। एक उन्माद भरी रात के बाद भार्गव और भी अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। थकान का नामो निशान भी नहीं था। पिछली रात 2 फीनिक्स के साथ ड्रैगन के खेल को याद करके वह सचमुच रोमांचित था। डिंग, सिस्टम शॉप रिफ्रेश हो गई है। सामान शेल्फ पर रख दिए गए हैं। कृपया देखें कि क्या होस्ट इन्हें खरीदना चाहता है। सामान, जिनलिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप, कीमत 1 युआन। सामान, ची गैदरिंग पिल, कीमत 1 युआन। हम, सिस्टम, 2 आइटम क्यों हैं? दुकान में एक साथ 2 आइटम देखकर भार्गव थोड़ा हैरान हुआ। होस्ट को पिछली रात की आनंदमय सफलता पर बधाई देने के लिए एक फ्लैश सेल आइटम दिया गया है। यह क्या बकवास है, ये भी काम करता है। भार्गव हंसे बिना नहीं रह सका। इस हिसाब से अगली बार अगर 3 एक साथ हों या 4 एक साथ तो अतिरिक्त इनाम मिलेंगे, है ना? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह सिस्टम उसे सागर राजा बनने के अंतिम मार्ग की ओर ले जा रहा है। खैर, उसे सिस्टम की दूरदर्शिता की तारीफ करनी ही पड़ी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम को महसूस हो गया था कि वह पिछली रात बहुत व्यस्त था, इसलिए दुकान, जिसे रात 12 बजे रिफ्रेश होना चाहिए था, ने उसे आज सुबह उठने पर ही याद दिलाया। मन में चल रहे विचारों को झटकते हुए भार्गव ने आज झटपट खरीदी गई 2 चीज़ों को देखा। जिनलिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप जिया देश के शीर्ष 10 फार्मास्यूटिकल ग्रुपों में से एक है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 300 अरब है और यह मुख्य रूप से कैंसर की दवाओं पर शोध करता है। ये बुरा नहीं है। सिस्टम ने मुझे अभी कुछ देर पहले ही एक असंख्य औषधि ग्रंथ दिया है, जिसमें कई जटिल और विविध बीमारियों के इलाज के लिए कई फॉर्मूले हैं। अगर मैं किसी साधारण फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दवा की एक खुराक बनाऊं, तो इससे लंबे समय तक अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। भार्गव मन ही मन सोचने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। असल में उसके पास कोई दवाखाना नहीं था और फॉर्मूले होने के बावजूद वह कुछ भी करने में इतना आलसी था। लेकिन अब जिनलिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप के साथ वह निश्चित रूप से कुछ कर सकता था। संयोग से आन क्यूई ने भी विश्वविद्यालय में दवाइयों में पढ़ाई की थी और स्नातक होने के बाद अब जियांगडू शहर की एक दवा कंपनी में काम करती है। उसे अकादमिक शोध मंचों के लिए लगातार यात्रा करते और निवेश की तलाश करते देखना उसके लिए बहुत थका देने वाला था। वह उसे इस दवा समूह के प्रबंधन में मदद करने के लिए कह सकता था। भार्गव ने अगली वस्तु पर फिर से नजर डाली। ऊर्जा संचयन गोली, एक बार सेवन की जाने वाली एक चमत्कारी गोली जो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत एकत्रित करके स्वयं को मजबूत कर सकती है। इसका असर 5 मिनट तक रहता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये पढ़कर भार्गव थोड़ा चौंक गया। ये चीज बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन यह उसे किस हद तक मजबूत कर सकती है? उसने सिस्टम से पूछा। उसे जवाब मिला कि इस्तेमाल करने पर एक आश्चर्य होगा। इसलिए भार्गव ने अपनी आंखें घुमाईं और इसे सिस्टम स्पेस में रख दिया। वैसे भी अभी उसे इसकी जरूरत नहीं थी। तभी गौरव की अलार्म घड़ी बज उठी। वुश टिल्ड, वह सहज रूप से सीधी बैठ गई। ओह नहीं, मैं आज की बातचीत के लिए देर हो जाऊंगी। आज हुआलुन समूह के शंघाई निदेशक सोंग ह्युवाने की आंख के साथ अंतिम बातचीत थी और यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण थी कि क्या यह सहयोग हासिल किया जा सकता है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गौरव के घबराए हुए चेहरे को देखकर भार्गव ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आंची का अभिवादन किया और उन्हें आराम करने के लिए कहा।
आखिरकार वह कल रात ही एक व्यावसायिक यात्रा से लौटी थी और पूरी रात बिना उचित आराम के काम करने के कारण थकी हुई थी। आंची को आराम देने के बाद भार्गव गौरव के साथ सू ग्रुप गए। 9:15 हो चुके हैं। क्या आपकी सीईओ सू अभी भी सहयोग पर चर्चा करना चाहती हैं? मीटिंग रूम में सोंग यू ने मेज पटकते हुए गौरव के सहायक पर चिल्लाया। माफ कीजिए, हमारी सीईओ सू रास्ते में हैं। कृपया एक पल रुकिए, ची यांग ने थोड़ा चिंतित होकर जवाब दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह सहायक ची यांग वही शियाओ यांगजी है जो गौरव के साथ मित्सुई वायाडक्ट पर ड्रैग रेसिंग के दौरान थी। उन्होंने गौरव से, जो हमेशा अपने काम में बेहद सजग रहती थी, ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी, खासकर इतने महत्वपूर्ण सहयोग वार्ता के लिए। मुझे तो उसमें कोई ईमानदारी नहीं दिख रही। सोंग यू आन की आंग ने गुस्से भरे चेहरे से कहा। डायरेक्टर सोंग, मुझे माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और गौरव अंदर आया। कौन है? गौरव की आवाज़ सुनकर सोंग यू आन की आंखों में खुशी की एक झलक दिखी। लेकिन जब उसने अपने साथ आए उस आकर्षक युवक को देखा तो उसकी आंखें फिर से ठंडी पड़ गईं। उसे लगा कि वह इस बातचीत में गौरव को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। सू ग्रुप को अपने रूपांतरण को पूरा करने के लिए इस सहयोग की आवश्यकता थी और ऐसा अवसर जीवन में एक बार ही मिलता है। उसने सोचा था कि गौरव अंततः उसकी दमनकारी शक्ति के आगे झुक जाएगा, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस युवक ने उसे एक अशुभ संकेत दिया। मैं उसका प्रेमी हूँ। गौरव के अपनी बात पूरी करने से पहले ही भार्गव ने सीधे कह दिया। फिर गौरव की तीखी निगाहों के बीच वह आराम से मुख्य सीट के एक किनारे पर बैठ गया। प्रेमी? सोंग युवान की आन पहले तो चौंक गया, फिर जैसे कुछ याद आया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम वही भार्गव हो जिसने नीत्यानहाओ को मारा था। गौरव, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि उसे बातचीत में लाने से तुम्हारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी? हालांकि उसमें कुछ ताकत तो है, पर वो नी कबीले और आपके सू समूह से बस थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। हमारे हुआलुन के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नी कबीले की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित है। शायद नी शियातियान श्री लियू को कोई कदम उठाने के लिए कह रहा है। हालांकि हमारा हुआलुन श्री लियू से डरता नहीं है, पर श्री लियू भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारा हुआलुन आसानी से उकसाना नहीं चाहता। सीओ सू, फिर भी आप उसके साथ रहने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए या आपको मूर्ख कहना चाहिए। आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। ये सहयोग। गौरव की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, वो अभी भी थोड़ा चिंतित था। हालांकि शब्द कठोर थे, पर तर्क स्पष्ट था। सोंग यू उनकी आंग ने जो कहा वो ठीक वही था जिसकी गौरव को चिंता थी। नीत्यानहाओ की घटना के बाद निशियातियान ने कोई कदम नहीं उठाया था। कुछ असामान्य होना मुसीबत का संकेत होता है और यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सोंग युआन की आंग ने उसे फिर से बीच में ही रोक दिया। सहयोग के बारे में मैंने पहले भी कहा है। अगर आप मेरी शर्तें मान लें तो सब कुछ बातचीत से तय हो सकता है, वरना हमें श्री लियू के खिलाफ जाने का जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर सोंग, कृपया थोड़ी इज्जत दिखाए। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी शर्तें मान लूंगी? और अगर मैं हुआलुन मुख्यालय को आपके कामों के बारे में बता दूं तो क्या आपको इसके परिणामों से डर नहीं लगता? सोंग यू आन की आन को उसे धमकाने पर तुला देखकर गौरव भी गुस्से में आ गई। हे, मुझे धमकी दे रही हो? मैं अभी बता देती हूँ, यहाँ सब कुछ मेरे हाथ में है। आप हुआलुन मुख्यालय को जो चाहें बता सकती हैं। क्या आपको लगता है कि वे आप पर विश्वास करेंगे? इसके अलावा उपाध्यक्ष सोंग युवानमिंग मेरे भाई हैं और यहाँ तक कि हुआंग जियांगमिन को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? गौरव की यह बात सुनकर गौरव की बातों पर सोंग युआन की आंग ने उपहास किया। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। शिया काउंटी में घरेलू निदेशक का पद संभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, अन्यथा इतना आकर्षक पद उसे कैसे मिल सकता था? ताली 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 टिल्डक। वाह, क्या आप सब ने सुना? इस समय भार्गव ने ताली बजाई और कुछ अस्पष्ट कहा। बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मत सोचो कि जियांगडू शहर में कुछ संपत्ति होने से तुम दुनिया के बादशाह बन गए हो। हमारे हुआलुन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें कुचलना चींटी को कुचलने जैसा है। सोंग यू आन की आन पहले से ही गौरव को अपनी संपत्ति मानता था और अब अचानक एक प्रेमी का आना उसे बहुत बुरा लगा। भार्गव का व्यवहार देखकर वह और भी क्रोधित हो गया। क्या सच में? हुआंग जियांगमिन, तुम सबने सुना ही होगा। इस बेवकूफ ने कहा कि मुझे कुचलना चींटी को कुचलने जैसा है। तुम खुद संभालो। भार्गव ने सिर हिलाया और सोंग यू आन की आन को बेवकूफ समझकर बार बार ताना मारा। हुआंग जियांगमिन, हा, बच्चे, किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे जैसे छोटे मोटे को ये कैसे पता? सोंग यू आन की आन की बातों को अनसुना करते हुए भार्गव ने अपना फोन मेज पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया।
सोंग यू आने की आंख, कमीने, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। उसी क्षण फोन से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, जिससे सोंग यू आने की आंख इतना चौंक गया कि कुर्सी से गिरकर जमीन पर जा गिरा। सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।